हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बजटरी कंट्रोल और उसके टेक्निक को। ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो होने वाला है जो कि मैं अपने कोर्सेज में इस्तेमाल करता हूं, वो आप लोगों को एज अ यूट्यूब पर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये किन किन एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है? तो ये जितने भी एग्जाम्स कॉमर्स के रिगार्डिंग में उन सब में बहुत हेल्पफुल है। बट अभी के रिसेंटली जो एग्जाम्स, अगर उसकी बात करूं तो बीपीएससी का जो एआरओ एग्जाम्स होने वाला है, जिसमें हमारा कॉमर्स वाला पार्ट आता है, वो अगर आप उत्तराखंड से असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्पफुल होने वाला है। या फिर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी में आपका केवीएस हो गया, या फिर आपका एनवीएस हो गया, या फिर आपका डी ट्रिपल एस बी हो गया, या आपका ईएमआरएस। ठीक है, इन सभी के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो डेफिनेटली बहुत आराम से हर एक चीज को समझना है। पूरी की पूरी बजटरी कंट्रोल और पूरी की पूरी टेक्निक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे कंप्लीट बैचेस को ज्वाइन नहीं किया, तो इस तरह की कंप्लीट वीडियोस देखो, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो है थ्योरी की। तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसको प्रॉपर अच्छे से एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, चाहे आप तैयारी कर रहे हो आपका बीपीएससी टीआरई की, या 4 in 1 पीजीटी की, या तो फिर उत्तराखंड के असिस्टेंट अकाउंटेंट की, या बीपीएससी एआरओ में कॉमर्स और इकोनॉमिक की, सारी बैचेस ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुकी है। नहीं ज्वाइन किया है तो ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ऑफिस का फोन नंबर भी है। कोई क्वारीज हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो डायरेक्टली इसमें, ठीक है ना। चलो, तो पूरी की पूरी सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट डेफिनेटली काफी मजा आएगा, तो आराम से ईच एंड एवरी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए, सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, और मेरी वॉइस आ रही हो तो कमेंट कर दीजिए कि यस सर वॉइस आ रही है आपकी। चलो, फटाफट आ जाओ सब लोग। चलिए, जल्दी जल्दी आ जाएंगे सब लोग, फटाफट आ जाएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को राधे राधे। जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं या फिर बाद में भी कनेक्ट होकर इस लेक्चर को देखने वाले हैं, आप सभी को सबसे पहले तो राधे राधे। चलो, जल्दी जल्दी आ जाओ। यस सर वॉइस इज क्लियर, गुड, थैंक यू। चलो, बताने के लिए बहुत अच्छे। विपिन आज ही हम ज्वाइन किए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉस्टिंग हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, बेसिक्स कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड वगैरह, और उसके मॉक टेस्ट को डिस्कस कर लिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो दूसरा पार्ट है, वो है हमारा बजटरी। ठीक है ना, बजटरी कंट्रोल एंड टेक्निक्स। होता क्या है, कैसे काम करता है, किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना है, आज की इस क्लास में हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं सेशंस को। ठीक है, देखो, बजटरी कंट्रोल समझना है तो सबसे पहले ना दो लेटर्स का ये मिला जुला स्वरूप है। क्या है? फर्स्ट वन इज बजट, सेकंड वन इज कंट्रोल। अब ये बजट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। बजट का मतलब पूर्वानुमान करना। किस चीज का पूर्वानुमान? जो भी आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मुझे अपना घर चलाना है, मैं कमाता हूं 10,000 रुपए और मुझे 10,000 रुपए में अपने घर चलाना है, तो मैं पूर्वानुमान करता हूं कि 10,000 रुपए में मैं कितना दाल चावल चीनी पे खर्च करूंगा, कितने खाने की चीजों पर, कितनी जरूरत की चीजों पर, मतलब एक मैंने लिस्ट रेडी किया और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी लाइफ को चला रहा हूं। ये हुआ पूर्वानुमान। सेम हम एक प्रोडक्शन कंपनी से बात करते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ा है कि ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन करती है। तो क्या प्रोडक्शन कर रही है? कुछ ना कुछ तो बना रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये पेन बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये पेन बना रहा हूं। इस पेन को बनाने के लिए हम बजट बनाते हैं। बजट का मतलब क्या हो गया? बजट बहुत सारे तरह से होता है।
कि हाँ कितना पेन बेचेंगे, कितना पेन हम अपने पास स्टॉक में रखेंगे, कितना ये करेंगे, कितना सैंपल में बांटेंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों का बजट बनता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि हाँ इस महीने में हमें 5 लाख पेन की रिक्वायरमेंट है। हमने मान लिया कि इस महीने हमें 5 लाख पेन की नीड है। अब 5 लाख पेन मान लिया, तो अब यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज हमें ध्यान में रखने हैं। क्या क्या सिनेरियोज ध्यान में रखने हैं? सबसे पहला, अगर आप ये पेन बनाने जा रहे हो तो ये पेन बाजार में क्या ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट है, हाँ या ना, सबसे पहले वो देखना होगा। दूसरी चीज हमें ये देखनी होगी, अगर ये पेन ऑलरेडी बाजार में एग्जिस्ट है तो कितने में बिकती है। तीसरी चीज, किस टाइप की क्वालिटी मेंटेन होती है उसमें। चौथी चीज कि अगर ये पेन ऑलरेडी बाजार में एग्जिस्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए ये पेन बाजार में ऑलरेडी पहले से मैं पेन बना रहा हूं और ये इस टाइप की पेन जो है वो बाजार में ऑलरेडी एग्जिस्ट है और मान के चलते हैं कि 100 रुपए में बिकती है। अब 100 में बिकती होगी तो ये तो कंफर्म है ना कि 100 रुपए से कम में इसकी बनने की लागत होती होगी। तो अगर मैं इस पेन को बनाऊंगा तो जाहिर से बात है मेरा 100 रुपए से कम में बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि फिलहाल के लिए इस पेन का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारा, वो मान के चलते हैं कि फिलहाल 80 रुपए है। मुझे कितनी पेन की रिक्वायरमेंट थी? मुझे 5 लाख पेन की नीड है। तो 80 पचे 8 पचे 40, मुझे 40 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 40 लाख रुपए मेरे पास हो गए तो मेरा काम बन जाएगा। तो इस बार का जो बजट बनाऊंगा, इस महीने का जो मैं बजट बनाऊंगा वो बनाऊंगा सर 40 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी की रिक्वायरमेंट है। तो बजट क्या काम करता है? तो बजट पूर्वानुमान देता है। किस चीज का पूर्वानुमान? पैसे का पूर्वानुमान। सबसे पहले क्या पूर्वानुमान होता है? पैसे का। कितने रुपए में बनेगा? अब 80 रुपए में बनती है, मैंने एक अनुमान लगाया, अभी बनाया नहीं है, मुझे लगता है कि 80 में बन जाएगा, क्योंकि भाई 100 से कम में बनना चाहिए। तो 100 रुपए से कम में बन रहा, 80 में बनेगा, ये एक पूर्वानुमान हो गया। मुझे 5 लाख पेन चाहिए, 40 लाख रुपए लगेंगे। अगर बनाते हुए गलती से भी इस पेन को बनाते हुए मान लो 82 रुपए लग गया, तो क्या मैं ये 5 लाख पेन बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पॉकेट में 40 लाख रुपए है। तो यहां पर एक इशू आता है और उसको उसको ठीक करने के लिए हम कंट्रोल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने पूर्वानुमान लगाया था 80 रुपया, बट एक्चुअली में जब बनाया तब मेरा खर्चा आ गया 82 रुपया। तो कहां पर मैंने गलती की? किस चीज को मुझे सुधारना चाहिए? कैसे कैसे चीजें अपनाऊंगा, कौन कौन से मेथड अपनाऊंगा जिससे मैं अपनी पेन की कॉस्ट को कम कर सकूं? इसको बोलेंगे कंट्रोल करना। तो बजटरी क्या हुआ? पूर्वानुमान। कंट्रोल क्या हुआ? जो हमने पूर्वानुमान लगाया और जो एक्चुअली हमने किया उसको कंट्रोल करना, मतलब उसको मैच आउट करना। तो पूरी की पूरी बजटरी कंट्रोल क्या है हमारी, अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो भैया बजटरी कंट्रोल कहती है कि आपने जो भी पहले से अपना पूर्वानुमान बनाया है और जो भी आपने एक्चुअली में परफॉर्मेंस किया है, दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, जिसको वेरिएंस कहते हैं, उनको प्रॉपरली तरीके से कंट्रोल करना, उसको प्रॉपर तरीके से देखना, उनको समझना, उनको एनालाइज करना, बजटरी कंट्रोल है। क्लियर है? समझ में आया? देखो, जब तक आप क्या पढ़ना है वो नहीं समझोगे ना, तो मैं इसको लाख पढ़ा दूं नहीं धसेगा। ठीक है? तो सबसे पहले समझ में आना है कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। फिर है टेक्निक। टेक्निक का मतलब है तरीका। ये बजटरी कंट्रोल कैसे करेंगे, ये तरीका है। ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ। सर हम बजटरी को स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। हाँ, बजटरी को हम एक तरह का स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं, बिल्कुल। स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टैंडर्ड्स में हम पहले से जो चीजें हो चुकी हैं उनको देखते हुए समझते हैं। ठीक है ना? बजट के अंदर में स्टैंडर्ड आ सकता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है? एनीवन, किसी को डाउट है यहाँ पर? क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, समझ में आ गया तो बस आगे बढ़ते हैं। देखो, वही डिफिनेशन इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया ना वही लिखा हुआ था, कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ क्या है, बजटरी कंट्रोल इज अ मैनेजरियल टूल। अच्छा, कौन करेगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, कॉस्ट वाला पार्ट किसके हाथ में होता है? मैनेजर के हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में। सारे एम्प्लॉइज तो नहीं जानते हैं उसको, सारे वर्कर्स। जैसे कि ये पेन कितने में बना है, आप जो फोन यूज कर रहे हो, जो लैपटॉप में ये क्लास देख रहे हो, कितने में बना था? अगर मैं आपसे पूछूं तो बता पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। कितने में खरीदा है वो आपको पता है। तो यहां पर क्या समझ में आया? ये सारी की सारी मैनेजमेंट के पास में है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट के पास है तो कंट्रोल भी मैनेजमेंट के पास ही होगा। तो यहां पर वही चीज है
कि बजटरी कंट्रोल इज अ मैनेजरियल टूल। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये क्या है, एक मैनेजरियल टूल है हमारा, ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, प्रबंधकीय उपकरण होता है। सबसे पहली चीज यह ध्यान रखो, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है ना, कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद द बजटेड फिगर, यानी कि इसका उपयोग हम योजना बनाने में करते हैं, नियंत्रण करने में करते हैं, और जो बजटीय आंकड़ा है और जो हमारा वास्तविक आंकड़ा है, दोनों को तुलना करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं, ठीक है ना। इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल गोल आर अचीव। ध्यान से देखो ये क्या, इसका क्या गोल है, इसका गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल नहीं है। ध्यान से देखो, बजटरी कंट्रोल का ना ऑर्गेनाइजेशनल गोल नहीं है, इसका ऑर्गेनाइजेशन गोल नहीं है, बल्कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल गोल है इसके पास। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गोल देखता है ये, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को नहीं देखता है। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन गोल है पूरे मार्केट शेयर एक्वायर करना, हमें बड़ा बनना है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन का गोल। लेकिन फाइनेंशियल गोल मतलब भैया धंधे के पैसे को मेंटेन करना, ये हो गया बजटरी कंट्रोल। तो दोनों में डिफरेंसेस है, वो ध्यान रखना है कि हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल गोल की बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान में रखना है। उसी चीज में लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स अ प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, कंटिन्यूअस और कंपैरिजंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजट एंड टेकिंग अ करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। तो सेम चीजें लिखी हुई, कोई डिफरेंसेस नहीं है। क्यों बनाते हैं हम इतना इतना मेहनत काय करते हैं भैया? अच्छा, बजट क्यों बनाते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं बजट क्यों बनाते हो, अगर मान लो सबसे ज्यादा बजट कहाँ बनता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो नॉर्मल परिवार हैं, जो जिसके घर में एक कमाने वाला है, चार खाने वाले हैं, पांच खाने वाले हैं, वहां बजट का बहुत ध्यान देना पड़ता है। वो फिजूल के खर्चे नहीं कर सकते। अगर फिजूल के खर्चे करेंगे तो क्या होगा भाई, राशन पानी में दिक्कत हो जाएगा, सरवाइव करने में दिक्कत हो जाएगा। तो बजट क्यों बनता है? ताकि जिंदगी सुचारू रूप से चल सके, जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, जितनी भी हमें लगती है कि ये सब चीजें की नीड होगी वो सब हो सके, कभी भी हम क्राइसिस में ना जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए बजट्स बनता है। तो सेम चीजें हैं, प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, क्या क्या उसे करनी चाहिए, उसकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए योजना बनती है। अब कोऑर्डिनेट करते हैं अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने अभी क्या कहा, हमें खाने पीने में कितना पैसा रुपया चाहिए, कपड़े वगैरह में कितना चाहिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए कितने पैसे चाहिए, बच्चों के स्कूल्स देखने हैं, लिटरली बहुत सारी चीजों में खर्चा होता है एक परिवार में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, भाई सबको देखना है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहे ताकि फाइनेंशियल इश्यूज कभी ना हो, ठीक है ना। कंट्रोल करना किस चीज को, हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंस को ध्यान में रखते हुए, मतलब हम जितना कमा रहे हैं उसी के अनुसार हमारा एक्सपेंस भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाए, वो नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना भी इसमें मिल सकता है, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी को हम अपना चेकआउट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग कर सकते हैं फ्यूचर की नीड को, कि क्या हमें चाहिए और किस तरह की चीजें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बिल्कुल माधुरी, चलिए, सर्टेन कॉस्ट क्या होता है सर? ठीक है प्रीति, लास्ट में इन सब चीजों को भी हम लोग देख लेंगे, पहले एक बार अपने टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, बाद में वो भी डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है ना। अब एक बार लास्ट में फिर से मुझसे पूछ लेना, वैसे मैं याद रख लूंगा फिर भी। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस की, तो कितने टाइप्स होते हैं, तो हमने बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में बांटा है। जो हमारे बजट है हमने उनको 3 कैटेगरीज में आपके लिए बांटा है। किन किन कैटेगरीज में आते हैं? पहला है फंक्शन, यानी कि काम के आधार पर, ठीक है। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उसकी कठोरता के आधार पर, कितना कौन तरल है, कितना कौन कठोर है। और जो दूसरा है, तीसरा है, वो है समय, यानी कि टाइम के आधार पर। अब अच्छे से देख लो, काम के आधार पर सबसे पहले आता है सेल्स बजट। सेल्स बजट यानी कि जहां पर हम कितना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कितना नहीं सेल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मान के चलो इस महीने हम 5 लाख का सेल करेंगे, तो अगले महीना कुछ परसेंट बढ़ जाएगा, मान के चलते हैं हर महीने हम 1-8% बढ़ जाते हैं या 10% बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम अपना पिछले बार कितना थे, इस बार कितना होंगे, अगले बार कितना होंगे, एक तरह से बजट हमें बहुत अच्छे से मिल जाता है। प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन बजट तैयार किया जाता है। प्रोडक्शन बजट को ध्यान में रखते हुए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है।
रॉ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए परचेस बजट की रिक्वायरमेंट होती है। सब एक से कनेक्टेड है, ध्यान रखना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं सेल करने वाला हूं 5 लाख पेन, ठीक है, मैं पेन बनाता हूं और मैं अगर पेन बेचने वाला हूं 5 लाख, तो प्रोडक्शन बजट भी हमारा 5 लाख के अकॉर्डिंग होगा, रॉ मटेरियल भी 5 लाख के अकॉर्डिंग चाहिए, परचेस बजट जो बनाएंगे वो भी 5 लाख के अकॉर्डिंग होगा, जो लेबर लगेगा वो भी जो हमने गुड्स परचेस किया उसके अकॉर्डिंग लगेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट जो होगा वो भी हमारे सेल्स के अकॉर्डिंग में बजट बनेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट अगेन ये हमारा मार्केटिंग का पार्ट है जो कि अगेन सेल से ही कनेक्टेड है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट ये एक अलग बजट है, ये बेसिकली हमारी मैनेजमेंट के ऊपर चला जाता है या फिर ऑफिस के ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये ऑफिस के ऊपर चला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट यानी कि हम कितना एसेट लेंगे, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे उस चीज को, और कैश बजट, ये तीनों थोड़ा से अलग हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे सेल से ही कनेक्टेड है, बाकी सारे के सारे सेल से कनेक्टेड है। देखो इसलिए मैंने लाइन बाय लाइन सबको क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, आई बात समझ में? तो ध्यान से समझना है, एक चीज से कनेक्टेड है सारे के सारे। देन फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में या तो फिक्स्ड होगा या तो फ्लेक्सिबल होगा, दो तरह का मिलता है। फिक्स्ड मतलब रिजिड है, भैया सोच लिया यही करेंगे तो यही करेंगे, समय के अनुसार नहीं बदलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जैसा देश वैसा भेष, समय के अनुसार अपने आप में बदलाव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने सोच के रखा है 5 लाख सेल करेंगे, तो यहाँ पर हमने सोच लिया कि भाई 5 लाख सेल करेंगे, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया 5 लाख पेन का, आधे महीने बीत गए हैं, मुश्किल से 1 लाख पेन बिके हैं, क्या हमें सेम प्रोडक्शन जारी रखना चाहिए? नहीं, प्रोडक्शन कम करना चाहिए। अगर प्रोडक्शन जारी रखा तो 5 लाख पेन बन के रेडी हो जाएगा और मालूम होगा कि अगले बार अब पेन बर्बाद हो रहा है या तो फेंका रहा है, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलता है? फ्लेक्सिबल, भाई रुको, जैसी नीड होगी तब बनाना, अभी बिक नहीं रहे, मार्केट डाउन है या क्राइसिस चल रहा है, जो भी है वट जो भी रीजन हो उसको देखते हुए टाइम के अकॉर्डिंग में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करंट और रोलिंग, यानी कि रोलिंग मतलब समय के अनुसार बदलाव, ठीक है। तो इस टाइप के बजट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छे। अब बजटरी पॉइंट जब आप पढ़ते हो तो कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखना चाहिए। की पॉइंट्स आपको याद होगा कि लास्टली मैं हर क्लासेस में आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये की पॉइंट्स अच्छे से स्टडी करना, बिकॉज ऑफ ये टू द क्वेश्चन है, टू द पॉइंट है। इनको आप एमसीक्यूज बोल दो या इनको डायरेक्टली आप याद कर लो, जो भी आपको समझ रहा है, ठीक है ना। चलो एक एक समझते हैं की पॉइंट्स को। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ग्रुप में दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, इसका हिंदी पार्ट भी है, डोंट वरी, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आता है फिक्स बजट हमारा, जो भी मैंने समझाया क्या था, रिमेन अनचेंज्ड रिगार्डलेस एक्टिविटी लेवल। जैसे कि मैंने कहा था कि 5 लाख पेन हमने सेल का टारगेट रखा है, अभी आधे महीने बीत गए हैं, आधे महीने बीतने के बाद हमें पता चल रहा है कि मुश्किल से 1 लाख पेन बिका है, तो क्या आधे महीने में 1 लाख पेन बिक जाएगा? रियलिस्टिक थिंक में अगर जाएंगे तो शायद उम्मीद कम है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, हमें प्रोडक्शन को कम करना होगा, अपने टारगेट को फिर से एक बार देखने की जरूरत होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं इसका मतलब आप फिक्स्ड में हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं मतलब आप फ्लेक्सिबल बजट में हैं, मतलब चेंजेस करते हैं विद द लेवल ऑफ एक्टिविटीज, अपने काम के अनुसार अपने आप में बदलाव करते हैं। देन आता है सेल्स बजट। सेल्स बजट बेसिकली एस्टिमेट रेडी करता है कि हाँ कितनी सेल्स ऑफ द क्वांटिटी होगी या कितना रुपए जनरेट होगा, दोनों में हमें ये बताता है। फिर आता है प्रोडक्शन बजट, जैसे कि मैंने कहा ये सेल्स से जुड़ा हुआ होता है, जो कि ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, कितना लेबर की जरूरत है, इन सबको यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है ना। फिर क्या है कैश बजट। कैश बजट किस चीज को दिखाता है? ये दिखाता है कि फ्यूचर में कितने हमारे पास कैश आने वाले हैं और कितने पैसे जाने वाले हैं, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपना एस्टिमेट तैयार करना। देखो अगर हम पेन प्रोडक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है वेरिएबल खर्चा, एक होता है फिक्स खर्चा। वेरिएबल खर्चा फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर पेन बना रहा हूं तो इस पेन का रॉ मटेरियल हो गया वेरिएबल खर्चा, लेकिन इसको बनाने वाले जो लेबर होंगे, जहां पर ये फैक्ट्री लगी होगी, जो उसका रेंट होगा, ये हो गया फिक्स्ड खर्चा। तो दो तरह के खर्चे होते हैं हमारे पास दोस्त। इन दोनों खर्चों को प्रॉपर तरीके से पहले से एनालाइज करना, जिसमें हमारा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो कैसे होगा? जब आप सामान बेचोगे तब। तो इनफ्लो और आउटफ्लो के माध्यम से हम कैश बजट बनाएंगे अपना। फिर आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि ये दिखाता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा है, हमने कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, कौन कौन से फिक्स एसेट्स खरीदने का सोचा है, कैसे खरीदना है, कितने पैसे लगेंगे, पैसे कहां से आएंगे, हर चीज का जुगाड़ इसमें होगा।
लेबर बजट अगून जैसे कि मैंने कहा प्रोडक्शन वाला लेबर से कनेक्टेड होगा, जिसमें हमें कितने लेबर कितने आवर के लिए और कितने पैसे लगेंगे ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ओवरहेड बजट ये ओवरऑल जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उनको देखता है, लाइक अ रेंट, लाइक अ पावर, ठीक है, इन सब चीजों को देखेगा। और मास्टर बजट जितना ऊपर बजट देखा उन सभी को समराइज कर दो। मास्टर बजट मतलब जितने भी बजट्स होते हैं सबका एक समरी रूप, ठीक है। तो हर बजट का यहाँ पर की पॉइंट्स लिखा है, अच्छे से इसको स्टडी कर लेना। इसकी पीडीएफ आपके कोर्स में मिल जाती है, तो आराम से उसको स्टडी कर लेना, ठीक है ना। चलो अब आते हैं कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर में। यहाँ तो बजटरी पार्ट हमने डिस्कस किया, अब कॉस्ट कंट्रोल में आते हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी, एनीवन? कॉस्ट कंट्रोल दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग समझिए। कॉस्ट का मतलब किसी चीज को बनाने में आने वाला खर्चा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये पेन बना रहा था तो स्टार्टिंग में देखा कि पेन बनाने में 80 रुपए का खर्चा आएगा मेरा। अब जब आप बना रहे हैं तो एक्चुअली में क्या खर्चा हुआ वो देखना। दूसरा, क्या हम इस खर्च को और कम कर सकते हैं। सपोज मैंने 80 का स्टैंडर्ड रखा कि भैया हमारे पेन 80 में बन जाना चाहिए। जब बनाया तो पता चला कि 80 में बन ही जा रहा है, भैया 80 में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या अब यहाँ पर शांत बैठ जाए कि सर 80 का टारगेट था, 80 में तो बन गया, शांत बैठ जाए? नहीं, हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसको 80 से 78 में ला सकते हैं, किस तरह से हम और कम कर सकते हैं, क्वालिटी वही रहे लेकिन कम कर दे किसी तरह से। अगर आप ये कर पा रहे हैं इसका मतलब आप कॉस्ट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप कॉस्ट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट कंट्रोल इज द प्रोसेस जो कि रेगुलेटिंग अ कॉस्ट विद द प्री सेट स्टैंडर्ड्स और अ बजट इन इट्स इन्वॉल्व अ मॉनिटरिंग एक्चुअल कॉस्ट, कंपेयरिंग देम अ बजटेड फिगर एंड टेकिंग अ करेक्टिव एक्शंस व्हेन डाइवर्सिफिकेशन होकर। यानी कि जो एक्चुअल है और जो हमने स्टैंडर्ड सोच के रखा है दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो कॉस्ट कंट्रोल वहां पर खड़ा होता है, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है कि विदाउट अफेक्ट द क्वालिटी। ध्यान से देखेंगे ये क्या बोलता है कॉस्ट रिडक्शन। तो दो चीजें हमें पढ़नी थी, एक हमारा कॉस्ट कंट्रोल है जो कि ओवरऑल कॉस्ट को, ये ओवरऑल कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है। क्या करता है? ओवरऑल कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है। मतलब ये पेन 10 लाख पेन बन के रेडी हुआ तो 10 लाख पेन में जो खर्चा आया उसको कम करने की कोशिश करेगा। कॉस्ट जो रिडक्शन है वो ईच पेन की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है विदाउट अफेक्ट द क्वालिटी, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को बिना नुकसान पहुंचाए किस तरह से 80 में बनने वाले पेन को हम 78 में बना सकते हैं, 78 के बाद 75 में बना सकते हैं और नीचे। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलते रहता है। ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है जो कि चलते रहेगा लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। इसका इंपैक्ट लंबे समय में दिखता है, लंबे समय में दिखता है। कैसे दिखता है? अगर 80 में पेन बन रहा था और बाजार में 100 रुपए में बिक रहा था, ठीक है, हमने पेन 78 में बनाया, बन गया मेरा वही पेन, अब हम इसको बाजार में आकर के 90 में बेचना स्टार्ट कर दिए, मेरा सेल बाकियों के कंपेयर में ज्यादा होगा ना। कुछ दिन और बीता, हमने 75 में इस पेन को बना लिया, भैया अब हम इसको 80 में ही बेच रहे हैं, पूरा मार्केट से कॉम्पिटिशन ही गायब कर दिया हमने, क्योंकि अभी भी हम कमा रहे हैं, प्रॉफिट में है। लोग 80 में बना रहे हैं तो 80 में बेचेंगे नहीं, हम तो 75 में बना रहे हैं तो 80 में क्यों नहीं बेच सकते हैं? बेच सकते हैं ना। तो कॉस्ट रिडक्शन जो है बड़े काम का चीज है और ये R&D वाला टॉपिक है। ये क्या है? R&D वाला टॉपिक है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीजें हैं जिसमें हम रिसर्च करके देखते हैं और ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर चलता है, जिसमें हम विदाउट अफेक्ट द क्वालिटी, क्वालिटी को बिना नुकसान पहुंचाए किस तरह से हम अपने प्राइस को कम कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। और ये एक परमानेंटली सॉल्यूशंस हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक बार 75 में बना लिया तो दोबारा 80 में थोड़ी जाओगे, दोबारा 80 में थोड़ी जाओगे, 75 में बनाओगे, अब और कम करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना।
तो ये सब चीजें जब हम तैयार करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, लॉन्ग टर्म सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना, समझ में आ गया? R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना? चलो बहुत अच्छे। दोनों के डिफरेंसेस यहाँ पर बहुत अच्छे से गिवन है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। जो की पॉइंट्स है, जो काम काम की चीजें हैं जो आपको समझना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों रूप मिलेगा। तो मैं समझा इंग्लिश में रहा हूँ तो समझा क्या रहा हूँ, समझा तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहा हूँ, ठीक है ना? किसी को दिक्कत नहीं है ना कि इसमें कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, एनीवन, किसी को डाउट नहीं है ना? क्योंकि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, मैं आपको आपकी भाषा में पढ़ा रहा हूँ जो इसमें आप समझते हैं। प्योर हिंदी में आऊंगा तो प्योर हिंदी तो ना तो आपको समझ में आएगा ना तो मुझे समझ में आएगा, बोल भी नहीं पाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि जब भी हम बातचीत करते हैं आपस में तो भी हम शुद्ध हिंदी का या शुद्ध इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते हैं। शुद्ध इंग्लिश में बोलोगे तो पढ़ा सकता हूँ, शुद्ध हिंदी में बोलोगे तो माफी चाहूंगा, मिला जुला स्वरूप ही आपको देखना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, चलो बहुत बढ़िया। चलो आते हैं, सबसे पहले डिफिनेशंस में आ जाओ। तो क्या है? रेगुलेटिंग अ कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड्स, ओवरऑल कॉस्ट, यहां पर मैं एक चीज और डाल देता हूं, ओवरऑल कॉस्ट को ये बेसिकली कम करने की कोशिश करता है, ठीक है ना? अचीविंग अ परमानेंट रिडक्शन इन अ कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, ईच प्रोडक्ट, या फिर पर यूनिट में लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पर यूनिट कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है ये, ठीक है? दो चीजें ध्यान में रखेंगे। नेचर की बात किया जाए तो ये एक तरह से देखा जाता है कि ये जो नेचर है ये प्रिवेंटिव है, लेकिन ये करेक्टिव और परमानेंट नेचर का है, ये एक बार होता है। जैसे कि मान लो, चलो ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन बनाया, मेरा टारगेट था 5 लाख पेन बनाने का ना। स्टार्टिंग में हमने देखा कि हम 5 लाख पेन बना रहे हैं, एक पेन की कीमत कितनी लग रही थी बनाने में हमें? 80 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 40 लाख रुपए, ठीक है? अब जब हम 40 लाख रुपए लग रहा है तो हमने सोचा कि भाई इस बार ना जब हम पेन बनाएंगे तो यार हमारे पास ना एक आध लेबर ऐसे आ गए हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो क्यों ना 2 लेबर को हटा दिया जाए उनके जगह पर। 2 लेबर को जैसे ही हमने हटाया तो हमारा जो कॉस्ट है वो मान लो चलो थोड़ा बहुत घट गया, ठीक है? मान लो हमारा जो कॉस्ट है वो 39 लाख में आ गया, 39 लाख में आ गया। लेकिन ये लेबर अभी हमने घटाया, कल को फिर हमें जोड़ना पड़ सकता है इस लेबर को, बिकॉज ऑफ जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं कल को फिर वैसे ही करे, जरूरी नहीं है, कभी कभी इंसान बुढ़िया हो जाता है, आलसी हो जाता है। तो जहां पर आप कुछ कुछ चीजों को हटा करके घटा करके, जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी है, या फिर इस पर्टिकुलर टाइम के लिए इस्तेमाल किया आपने, ठीक है? या फिर बोल सकते हैं कि इस समय ना हमें मार्केटिंग की जरूरत कम पड़ेगी क्योंकि इस बार ना मार्केट में कोई सेल करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, हम ही बेचने वाले हैं इस बार। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है कि जो रेवेन्यूज है वो अच्छे खासे हो जाते हैं, सेल्स अच्छे होता है, मार्केटिंग कॉस्ट कम होता है। तो जब अब ऐसी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये उस पर्टिकुलर टाइम के लिए है, परमानेंट नहीं है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट है, लॉन्ग टर्म चलता है, ये शॉर्ट टर्म चलता है, दोनों में डिफरेंसेस है। स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन प्री सेट बजट, ये प्री सेट बजट, जैसे कि ये 40 लाख का प्री सेट बजट है मेरा, हम उसी पर चलेंगे, ठीक है ना? ये बिलो द करंट स्टैंडर्ड्स, ये किसी तरह से अपने करंट स्टैंडर्ड्स पे कैसे कम हो सके, ये करंट स्टैंडर्ड है, इससे कैसे कम हो सके हम इसके बारे में सोचते हैं। इसमें हमने 40 लाख में मेरा काम हो जाए ये सोचते हैं, इसमें हम ये सोचते हैं, इसमें हमने क्या सोचा कि मेरा काम 40 लाख में कंप्लीट हो जाए, और इसमें हमने क्या सोचा कि किस तरह से हम इस 80 रुपए को कम कर सकते हैं। लंबा सोच, सोच का अंतर है, ठीक है? फोकस, फोकस क्या है? कॉस्ट लिमिट को फोकस करना, इसमें हम अपनी इफिशिएंसी, अपने इनोवेशंस, अपने वेस्ट एलिमिनेट चीजों को हटाना, जो भी वेस्टेज चीजें हैं उसको हटाना। अप्रोचेस की बात किया जाए तो ये रूटीन मॉनिटरिंग है और ये कंटिन्यूअसली देखने की चीज है, चलते रहेगी हमेशा, लाइफ टाइम चलती है ये। क्वालिटी की बात किया जाए, क्वालिटी इज मेंटेन, क्वालिटी इज नॉट कंप्रोमाइज्ड, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक ना? उसी का ये हिंदी रूपांतरण है, आप लोग चाहे तो देखो, हिंदी तो मैं बता ही रहा हूँ, इंग्लिश में तो बता भी नहीं रहा हूँ, तो ये हिंदी रूपांतरण है, आप चाहो तो इसको जब आपको नोट्स मिलेगी तो आपको जिसमें भी दिल करे आप उसका देख लेना, प्रॉपर उसी का हिंदी में लिखा हुआ है। परिभाषा, प्राकृति, समय निर्धारित, जैसे लघु हो गया और दीर्घकालीन हो गया, ठीक है ना? केंद्र की बात किया जाए तो लागत सीमा का पालन है और ये दक्षता पर फोकस करता है, तो इस तरह की चीजें मिल जाती है, ठीक है ना? क्लियर है? चलो, बिल्कुल, मैं इंग्लिश यूज करता हूँ, मैं ना तो हिंदी यूज करता हूँ ना तो इंग्लिश यूज करता हूँ, मैं दोनों का
हाइब्रिड वर्जन इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छे। चलिए अब आते हैं टेक्निक्स पर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो यहां तक तो हमने जो हमारा बजटरी पार्ट था वो डिस्कस किया बेसिक तौर पर। ठीक है, अब हम लोग टेक्निक्स पर आते हैं। तो 12 तरह के टेक्निक्स होते हैं, इनमें सब टेक्निक्स और भी हैं, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बट 12 तरह के टेक्निक्स हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ऑपरेशनल रिसर्च एंड स्टैटिक टेक्निक, वैल्यू एनालिसिस, ऑटोमेशन, जॉब इवैल्यूएशन एंड मैट्रिक्स, मेरिट रेटिंग, वर्क स्टडीज, फिर ऑर्गेनाइजेशनल एंड मेथड स्टडी, और हमारा क्वालिटी कंट्रोल। तो ये 12 तरह की टेक्निक्स है जिनके माध्यम से हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, बजटरी कंट्रोल करते हैं, पूरी की पूरी ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्शन सिस्टम है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब जो भी नाम देखो, बजटरी कंट्रोल असल में है क्या, जैसे कि मैंने कहा अगर मैं इसको बना रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो इसके ओवरऑल प्रोसेस को कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से पर यूनिट को कम करें, किस तरह से ओवरऑल खर्चे को कम करें, बस सिर्फ कम करने के बारे में हम सोच रहे हैं। यहां पर हम और कुछ नहीं सोच रहे हैं, हमारा काम एक ही है कि भैया कॉस्ट चाहे ओवरऑल हो चाहे ईच यूनिट हो, किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है हमें। ठीक है, हाँ, लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गया तो धंधा ऐसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको लोग क्वालिटी के लिए ही जानते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल प्रीति, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके इस 12 टेक्निक को डिस्कस करेंगे। ये क्या होती है, इनके की पॉइंट्स, अगर इनके सब टाइप है तो वो, और उनमें डिफरेंसेस क्या होगा, सब चीज आराम से डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी तो कोई बात नहीं है, आराम से स्टडी करना। ठीक है ना, चलो पहले आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड्स का मतलब समझते हैं। अभी मैंने कहा था ना कुछ देर पहले कि किसी भी, जैसे कि मैं अक्सर आपको बोलता हूं कि अगर आप इस फलाने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना परसेंट चाहिए होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, खासकर कॉमर्स वाले एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो ना, किसी भी एग्जाम को, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो 85% से ना प्लस अपने आप को टारगेट में रखो। मैं अक्सर बोलता हूँ हमेशा किसी भी एग्जाम को, चाहे आप अकाउंट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सबसे ऊपर और सबसे नीचे पहुंच जाता हूँ। ठीक है, बीच में जितने हैं सारे के सारे आ गए उसमें। तो इन सब में ना आप कम से कम 85, खासकर कॉमर्स वाले में 85% प्लस की टारगेट रखो। ये जो 85% प्लस हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। ये क्या हो गया सर, मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर आप इतना लाते हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ साइड में खड़े हो, क्या हो, सेफ साइड में, और अगर कम लाते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा। तो किसी भी काम को करने से पहले उससे जुड़े हुए स्टैंडर्ड, यानी कि एक नंबर, एक फिगर अगर आपने सेट आउट कर लिए हैं, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड इज अ प्री डिटरमाइंड, यानी कि पहले से सोचा हुआ। जैसे कि मैंने पहले से सोचा ना 85%, अभी एग्जाम दिया नहीं है, अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल सी बात, मैं कोई भी एग्जाम को, चाहे वो एग्जाम यहाँ से 1 साल के बाद हो या फिर कल हो एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम अभी दिया नहीं है, देने से पहले मेरे दिमाग में थिंक है क्या कि मैं 85% का टारगेट रखता हूं, इतना आ गया तो भैया मैं 85% प्लस, नीचे नहीं, अगर रखता हूं तो मैं सेफ साइड में खड़ा हूं। दिस इज द प्री डिटरमाइंड। तो मैंने पहले से प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अ प्रोडक्ट और अ सर्विस अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। अच्छा, ये भी ध्यान देना है कि हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करेंगे। अब ये नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशंस क्या है वो भी समझने की बात है। नॉर्मल कंडीशंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो मैं ये पेन बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो पेन बनाते समय जो रॉ मटेरियल मुझे लगते हैं वो रॉ मटेरियल सिमिलर जिस तरह अभी मिल रहे हैं ना बाजार में, हमेशा मिलते रहने चाहिए। ऐसा ना हो क्राइसिस आ जाए, ऐसा ना हो कि जिस तरह से भी आप देख रहे हो कि जो ट्रेड वॉर चल रहा है तो ट्रेड वॉर हो जाए और इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी में ऊपर नीचे उथल पुथल हो जाए, तो ये हो जाए, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो ये हो गया। ये सब एबनॉर्मल कंडीशन है। भूकंप आ गया, हमारी फैक्ट्रीज जहां थी वहां पर भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये हो गया। ये सब को हटा करके नॉर्मल जिंदगी जैसे चलती है वैसी वाली जिंदगी अगर चल रही है तो नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग में हमारा जो प्री डिटरमाइंड होगा, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या है ध्यान से देखो। हम सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, एस्टेब्लिश अ कॉस्ट स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम अपना कॉस्ट स्टैंडर्ड बनाते हैं। अच्छा, कॉस्ट स्टैंडर्ड कैसे बनता है?
कॉस्ट स्टैंडर्ड बनता है हमारे हिस्ट्री को देख करके, हिस्ट्री को देख करके। हिस्ट्री का मतलब सपोज ये पेन मैंने पहले बनाया है, अच्छा मैं ये 85% कैसे बोल पाता हूँ, क्योंकि मैंने एक नहीं, मैं भारत के लगभग लगभग कॉमर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे मैं उनको कवर करता हूँ चाहे नहीं कवर करता हूँ, मैं लगभग लगभग सभी एग्जाम्स के PYQ अपने पास रखता हूँ, उनको एनालिसिस करता हूँ और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना स्टैंडर्ड निकालता हूँ कि अगर ये एग्जाम गया है, इस लेवल का एग्जाम था, तो कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, और जब बाद में उसके रिजल्ट आती है तो मैं उसको भी चेकआउट करता हूँ। लगभग लगभग भारत में जितने भी राज्य हैं, चाहे मैं उसको कवर करूं या ना करूं, मैं सबको एनालिसिस करता हूं, और उसी एनालिसिस के दम पर मैंने कॉमर्स में ये निष्कर्ष निकाला है कि भैया अगर आप 85% से ऊपर नंबर लाते हो ना, तो काम बन जाता है आपका, नॉर्मली काम बन जाता है, इतने में तो सिलेक्शन हो जाएगा, इससे नीचे आओगे तब सोचना पड़ता है, बट ऊपर में हो तो बिल्कुल काम चलने वाला है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर मान लो सर आप पेन मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तब तो अच्छी बात है, सर मैंने कोई पेन मैन्युफैक्चर किया ही नहीं है, तो मैं कैसे कॉस्ट बनाऊंगा। अब ये भी तो बात आती है, सर मैंने कभी पेन बनाया ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता। तो इसका एक और उपाय है, ये पेन बाजार में कितने में बिकता है, सेलिंग प्राइस क्या है बाजार की। अगर बाजार में ये पेन 100 रुपए में बिकता है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस पेन को मैन्युफैक्चर करूंगा, तो मेरी कॉस्ट इस 100 रुपए से कम होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए, ज्यादा तो नहीं हो सकती है, ज्यादा होगी तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। बात समझ रहे हो। तो हिस्ट्री को देख करके कर सकते हो, हिस्ट्री अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है ड्यू टू एनी रीजन, अगर हिस्ट्री नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हिस्ट्री मेरे पास है ही नहीं सर, तो अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है तो आपको रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, आपको रिसोर्सेस का इस्तेमाल करो, जैसे मैंने रिसोर्सेस निकाला, तो कुछ ना कुछ तो होंगे हमारे पास, उस रिसोर्सेस के दम पर हम क्या करेंगे, प्री डिटरमाइंड चीजों को, यानी कि एक स्टैंडर्ड को डिजाइन करेंगे। फिर क्या होगा इसमें, जब आप स्टैंडर्ड बनाओगे तो एक काम तो आपको जरूर करना है, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों को कंपेयर भी करना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, कभी भी एक्चुअल और स्टैंडर्ड में ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि मेजरेबल हो। जैसे कि मैंने बोला कि देखो भाई तुम ना 100 नंबर ले आना, एग्जाम में पास हो जाओगे, 100 मार्क्स ले आओ, एग्जाम में पास हो जाओगे। अगर ये 100 मार्क्स में लिख दूं और यहां पर मैं 85% लिखाऊं, दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है, अगर मैं आपसे कमेंट जल्दी से कमेंट कर बताओ, रियलिस्टिक में कौन समझ में आता है, ये 85% वाला या 100 मार्क्स वाला, कौन सा समझ में आ रहा है आपके लॉजिक में, या फिर कौन सा सुटेबल होगा, सुटेबल कौन सा होगा हमारे लिए, जल्दी से बताओ, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। मार्क्स वाला, ओके, एक ने कहा सर मार्क्स वाला, चंदा जी का कहना है मार्क्स वाला सर, ठीक है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 85% वाला, मार्क्स वाला, ओके, दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं भाई, कुछ कंफ्लिक्ट हो गया यहाँ पर, सर मार्क्स वाला, सर परसेंटेज वाला, मार्क्स वाला परसेंटेज वाला। ठीक है, चलो अब समझो यहाँ पर, यहीं पर सबसे बड़ी ट्विस्टिंग पैदा होती है कि आपको सिर्फ नंबर पर, या फिर ये भी 85 नंबर है, ये 100 नंबर है, ये नंबर्स पर नहीं जाना है। ये जो स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल होता है ना, ये कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल का मतलब क्या होता है कि हम कंपेयर कर सके। कंपेयर कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा कि अगर एग्जाम पास करना है तो 85% मार्क्स लेकर के आना होगा आपको। ठीक है, और फिर दूसरे में कहा कि 100 मार्क्स ले आओ, ज्यादा बेस्ट है। मैंने दो ऑप्शंस दिए हैं आपको। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, मार्क्स वाला ये फिक्स हो जाता है, इसलिए चलो ठीक है, मार्क्स और परसेंटेज में डिफरेंसेस समझाता हूं। अगर आपका जो एग्जाम है, आपका जो एग्जाम है अगर वो 500 मार्क्स का होता है, अगर ये 500 मार्क्स का होता है, तो 85% और इधर निकाल लो 100 मार्क्स। अब ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा आपको। 85 अगर इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 42.5 मार्क्स, सॉरी पर पॉइंट नहीं आएगा, 425 मार्क्स।
अगर इसका 100 मार्क्स निकाल रहे हैं तो कितना परसेंट हुआ? सिर्फ और सिर्फ 20%। अब एक बात बताओ, तुमको लगता है तुम 20% में एग्जाम में पास हो पाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम 20% में पास हो पाओगे? तुम्हें लगता है कि 20% में पास हो पाओगे? जल्दी से बताओ। तो अगर कंपेरेबिलिटी अगर अगर देखनी हो तो कौन सा अच्छा है, 100 मार्क्स या 85%? अब यहां पर 500 मार्क्स की जगह में मैं 100 मार्क्स रख दूं तो भी आसान है। इस 85% वाले में 850 आ जाएगा और इधर वाले में सिर्फ और सिर्फ 10% आएगा। तो कंपेरेबिलिटी क्या इजी है? तो कंपेरेबिलिटी कहां इजी होगी? इस प्रतिशत वाले में। तो स्टैंडर्ड्स यहीं पर काम करते हैं। ये यही समझाता है हमें कि आपको जो स्टैंडर्ड लेना है या जो एक्चुअल में जो भी आपने पहले से सोच के रखा है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेयर किया जा सके। ये 100 नंबर वाला नहीं चलेगा। आप प्रतिशत में लिखोगे तो हर जगह बैठ सकता है, चाहे 10 नंबर का एग्जाम हो चाहे 5000 नंबर का एग्जाम हो, सब में बैठेगा। इसलिए मैं प्रतिशत बोलता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता 100 नंबर ले आओ पास हो जाओगे। मैं प्रतिशत क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे भी पता है सारे एग्जाम्स अलग अलग होते हैं। कोई 100 नंबर का लेता है, कोई 200 नंबर लेता है, कोई 400 लेता है, कोई 500 नंबर का लेगा। तो भाई 85% सब में फिट बैठेगा। लेकिन 100 मार्क्स बोलूंगा तो दिक्कत। अगर एग्जाम ही 80 मार्क्स का हो तो 100 नंबर कहां से लाओगे? घर से लाओगे क्या 20 नंबर? नहीं ना। तो ये चीज समझने की जरूरत है। आई बात समझ में? तो कंपेरेबिलिटी का मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मन किया वो हमने लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं और जब आपका एक्चुअल आता है तो दोनों में एक अच्छी खासियत ये होनी चाहिए कि दोनों आप कंपेयर कर सको। कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए? वैसा सेटअप होना चाहिए। ठीक है? मैं अच्छा इंसान हूं, आप अच्छे इंसान हो। कितना अच्छा हो? मैं वही बोलूं कि आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स देना है, अब बताओ कितने अच्छे और कितने बुरे? तो भैया उसको 10 में से 9 मिलते हैं, 10 में से 7 मिलते हैं। एक को 10 में से 9 मिला, एक को 10 में 7 मिला। तो अब पता चल गया कि जिसको 9 मिला वो ज्यादा अच्छा है, जिसको 7 मिला वो थोड़ा सा खराब है। तो कंपेरेबिलिटी का मतलब यही होता है। ठीक है? फिर क्या है? एनालाइज करना वेरिएंस को। ये वेरिएंस मतलब ये जो एक्चुअल था और जो स्टैंडर्ड था, दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस आ जाता है तो उसको देखना वेरिएंस कहता है, और उसको एनालाइज करना, क्यों अंतर आया, क्या गलती की, कैसे सुधार होगा। ठीक है ना? प्रिपेयरिंग करना बजट। जब आपका स्टैंडर्ड रेडी है तो बजट बनाओ। परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना और उसके अकॉर्डिंग में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना। ठीक ना? आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या काम करती है? तो ये मॉनिटर करती है हमारे इनकम को और हमारे एक्सपेंडिचर को, कि हमने कितना कमाया और कितना खर्चा किया। जो बजटरी कंट्रोल है, सॉरी, जो बजटरी कंट्रोल है वो क्या देखती है कि हमने कितना पैसा कमाया और कितना खर्चा किया, उसको देखती है। अगर की पॉइंट्स की बात करूं तो अगेन ये फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने में हेल्प करती है। ये भी एक्चुअल बजट को किस तरह से हम कर सकते हैं और जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको देखने में, जितने भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि पूरे का पूरा टेक्निक में ये कॉमन सा मिलेगा, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कंपेयर करना ये सब में मिलने वाला है, तो इसीलिए दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है इसमें। फाइनेंशियल कंट्रोल में हेल्प करेगी ये, क्योंकि बजटरी है तो फाइनेंस वाली पार्ट देखती है ये। ठीक है ना? और इंश्योर करना कि जो कॉस्ट है विद इन अ लिमिट रहे हमारा, ऐसा ना हो कि हमने कमाए हैं 100 रुपए और हमने खर्च कर दिए हैं 200 रुपए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। ठीक है ना? बजटरी कंट्रोल की बात आती है तो इसके 3 सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप है हमारे पास? फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट और जीरो बजटिंग। 3 तरह के हमें बजटरी कंट्रोल देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? ये 3 तरह के बजटरी कंट्रोल हमारे पास होते हैं। चलो तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझते हैं, तीनों हैं क्या वो भी समझते हैं। देखो मैंने पूरा का पूरा चार्ट बना करके रेडी किया है आपके लिए ना। ऐसा देखो, डिफरेंसेस यही चीजें हैं, ये सब चीज मैं यूट्यूब पर नहीं डिस्कस करता हूँ, आपको भी पता है। ठीक है? और जो कोर्सेस में होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ना पूरा का पूरा समराइज करके चार्ट मिल जाती है। एक बार पढ़ लोगे काम खत्म हो जाएगा, एक बार पढ़ लो पूरा का पूरा हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा। ध्यान से देखो, हर एक चीज को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अभी जितनी भी चीजें बात होगी बजटरी कंट्रोल को ध्यान में बात होगी। सबसे पहले डिफिनेशंस की बात करते हैं। अच्छा, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगा। ये रहा हिंदी रूप, ठीक है ना? आप बाद में देख लेना, पहले समझ लो आराम से, बाद में हिंदी इंग्लिश करेंगे हम लोग।
अ बजट प्रिपेयर्ड फॉर वन स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी। चूंकि हम बात कर रहे हैं फिक्स बजट की, तो ये किसी एक पॉइंट पे खड़े होकर के सब कुछ देखता है। ठीक है, मतलब हम यहां से खड़े हो गए और सब कुछ को हमने यहां से नाप लिया, और अब जो बोल दिया सो ब्रह्मा की लकीर हो गई, नहीं बदलेगी, अब नहीं बदलेगी। दिस इज कॉल्ड फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल बजट, बजट कैन बी एडजस्टेड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटी लेवल। मतलब जैसे जैसे हम काम करते चलेंगे, हम अपने आप में सुधार करते चलेंगे। ठीक है ना। जीरो बेस बजटिंग मेथड द्वारा ईच एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम अ जीरो। मतलब जब भी जब भी आपको बजट बनाना हो, आप एकदम जीरो से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहां से चलेंगे? एकदम जीरो से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और बजट बनाएंगे। ठीक ना। कोई भी प्री डिटरमाइंड चीजें नहीं रहेंगी, कोई भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं रहेंगी, हम जीरो से बनाएंगे। कौन कौन सी चीजें हमें लेनी है बार बार बनाएंगे, मतलब जितनी बार भी। ये टाइम टेकिंग चीजें हैं, ये टाइम टेकिंग है। ठीक है ना। क्यों टाइम टेकिंग है? क्योंकि आप हर बार जीरो से बजट स्टार्ट करते हो, हर बार जीरो से स्टार्ट करते हो। ये रिवीजन में नहीं आता है मेरा। ठीक है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये हर बार जीरो से स्टार्ट करता है ना, इसीलिए। तो यहां पर क्या है कि आप अगर मान लो ये पेन बनाना है, या फिर मान लो घर का बजट बनाना है, या फिर कोई भी काम करना है, कौन कौन सी चीजें लगेंगी, हर बार लिख रहे हो, हर बार चीजें कर रहे हो, एक ही चीज बार बार करना है, इसमें रिपीटेशन बहुत है। ठीक है ना। बेस की बात किया जाए तो बेस ऑन अ सिंगल एलिमेंट एक्टिविटीज, यानी कि एस्टिमेटेड एक्टिविटीज। यहां पर एक एक्टिविटी के आधार पर सारा काम होता है, और फ्लेक्सिबल में मल्टीपल लेवल ऑफ द एक्टिविटीज को देखते हैं, सारे काम को देखते हुए हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है ना। और ये काम कब क्या करता है भैया? फ्रेश, हर चीज को एकदम जीरो से, फ्रेश एवेल्युएशन ऑफ नीड एंड अ कॉस्ट, हर चीज को फ्रेश करता है। कोई भी पुराना नहीं, कोई भी धूल मिट्टी नहीं, हर बार घर साफ करना है हमें। ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें है ही नहीं है, फिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबल में हाईली एडजस्टेड है, ये हाईली एडजस्टेड है। क्या जीरो बेस बजटिंग में भी जरूरत है? इसमें भी नॉट अ फ्लेक्सिबिलिटी बजट, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप हर बार जीरो से बनाते हो यार, आप हर बार जीरो से बनाते हो, तो फ्लेक्सिबल की रिक्वायरमेंट ही क्या है? आप तो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हो। जब भी बजट बनाते हो जीरो से बनाते हो, जब भी बनाते हो जीरो से बनाते हो। तो जब जीरो से स्टार्ट ही कर रहे हो तो फिर झंझट ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट करते हो तो याद रखना कि सक्सेस के चांस सबसे ज्यादा इसी में मिलते हैं, क्योंकि ये हर चीज को अच्छे से एनालाइज करता है। अगर यूजफुलनेस की बात किया जाए कहाँ इस्तेमाल है, तो ये लिमिटेड इन अ डायनेमिक कंडीशन, तो ये हर जगह काम नहीं करता है। जहां पर लिमिटेड डायनेमिक है, मतलब जहां पर बहुत कम बदलाव देखने को मिलता है, मतलब ये वहां पर काम करता है जो डे टू डे यूज होता है लाइफ में। जहां पर डे टू डे यूज होता है ना लाइफ में, ये उसको यूज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं गाड़ी चलाता हूँ, बाइक ले लो, कार ले लो, जो भी चला रहा हूँ मैं। ठीक है ना। जब भी मैं उसको चला रहा हूँ तो मुझे कितनी तेल की रिक्वायरमेंट होगी, जितना किलोमीटर चलेगा उसके हिसाब से तेल चाहिए, उसके हिसाब से मोबिल चाहिए, उसके हिसाब से उसमें सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब ये मैंने चीजें देख ली, तो मैंने अपने स्टाफ को या किसी को भी बोल दिया कि देखो भाई, 1000 किलोमीटर चल गई ना गाड़ी, मोबिल चेंज कर लेना। भाई 2000 चल गई ना, रिप सर्विस करवा लेना। इतनी दूर हो गई ना, ये करवा लेना। मैंने अपने ड्राइवर को बोल दिया। अब वो जब ये सारी चीजें कर लेता है, वो खुद से कर लेगा, तो ये एक तरह का फिक्स्ड हो गया। यहाँ पर बदलने की नीड नहीं है मुझे बहुत ज्यादा। हाँ, खराब हो तो एक अलग कंडीशन है। अगेन नॉर्मल कंडीशन पर हर चीज चलती है। हम जितनी भी चीजें यहाँ पर बात करेंगे सबके सब नॉर्मल कंडीशन पर, अपवाद यहाँ नहीं है, अपवाद अलग हो गया। ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में फिक्स्ड है, कोई जरूरत नहीं है बदलने की यार, चलते रहने दो। फ्लेक्सिबल बजट यूजफुल है जहां पर आउटपुट जो है वो बदलते रहता है, जहां पर आउटपुट मेरा बदलते रहता है, सेल्स हमारा घटते बढ़ते रहता है, तो वहां पर जरूरत पड़ेगा। जीरो बेस बजटिंग कॉस्ट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए बहुत अच्छा है, इन सब जगहों पर बहुत अच्छे इस्तेमाल इसका किया जाता है। ठीक है ना। जीरो बेस बजट का एग्जांपल क्या हो सकता है? जीरो बेस बजट हर जगह पर काम आता है, जीरो बेस बजट हर जगह पर काम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमें चलो एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जीरो बेस बजट में अंजलि ने पूछा, अंजलि जी रोटी बनाने आता है आपको? रोटी बनाने आता है? तो अगर रोटी बनाने आता हो, तो अगर घर में मुझे रोटी बनानी है, अभी मेरे घर में 5 लोग हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। तो 5 लोग कितनी रोटी खाएंगे उसके हिसाब से मैंने आटा लिया, उसको गूथा और रोटी बनाया। अगर मेरे घर में 6 लोग हो गए तो भाई एक आदमी जो बढ़ा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग में उसमें फिर से बनाना स्टार्ट करूंगा, रोटी भी बढ़ाऊंगा, आटा और बढ़ाऊंगा। 10 लोग हो गए तो मैं और बढ़ाऊंगा, 5 की जगह में 2 लोग हो गए तो तब घटाऊंगा। तो जहां पर
क्वांटिटी या चीजें फिक्स ना हो, ऊपर नीचे होते रहती हो, जहां पर सब चीजें बदलती हो, वहां पर जीरो बेस्ड बजट बहुत काम आता है। इसलिए बोला गया कॉस्ट कंट्रोल में और रिसोर्सेज के एलोकेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आई होप सो अंजलि जी, ये क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ गया कि कहां पर इस्तेमाल कर सकते हो? इतना अच्छा रोटी बनाने आता है ना आपको? गुड। तो करते हो? घर में कितने लोग हैं? अगर लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे तो रोटी बनाने में क्वांटिटी बदलोगे कि नहीं बदलोगे? अगर किसी दिन मैं दावत में आ गया कुछ खाने पीने के लिए, तो रोटी अगर खिलाओगे मुझे, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए एडिशन बनाना पड़ेगा आपको, राइट? तो कब बुला रहे हो? बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग की बात करते हैं। तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि एक बार आपने फिक्स कर दिया तो कर दिया। जैसे कि मैंने अपने कार का एग्जांपल दिया, बाइक का एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या है कि भाई फिक्स है ना कि 2000 1000 में फिक्स हो गया, तो ड्राइवर को आराम से बोला कर लेगा, या मैं खुद भी कर लूंगा, जैसा भी करना है हमें कर लेंगे आराम से। फ्लेक्सिबल में मॉडरेट होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि समय के अनुसार में चेंज करना पड़ता है। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम लेता है क्योंकि आपको हर चीज डिटेल्ड में करना होता है, जीरो से करना है। ठीक है, एकदम जीरो से करना होता है। कंट्रोल ओवर अ कॉस्ट, तो अलाउ करता है कंट्रोल ओनली एट अ वन लेवल, सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पर काम करता है, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट होगी ना, बेसिकली ये सब कुछ दिखता है। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल में बेटर कंट्रोल काम करता है अक्रॉस द डिफरेंट लेवल। इसमें हम क्या करते हैं कि हर लेवल पर जो भी जिस लेवल पे खड़ा है, जो भी जिस लेवल पे खड़ा है उसको दे दिया गया है और वो अपने हिसाब से वहां पर मॉडिफाई कर सकता है। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। और ये जीरो बेस्ड बजटिंग, ये एक तरह का बोल सकते हो कि एनालिसिस है, जो कि हर बार काम करता है और क्रिटिकल कंडीशंस को देखता है। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की बात किया जाए तो डिफिकल्ट इफ एक्टिविटी लेवल डिफरेंट फ्रॉम अ बजट। अगर ये कब बनता है? डिफिकल्टीज होता है अगर एक्टिविटी लेवल में बदलाव होता है, तब दिक्कत है इसमें। अब फॉर एग्जांपल के लिए, आप जिस रोड में गाड़ी चला रहे थे, अभी तक जो मैं गाड़ी चला रहा था वो एकदम अच्छा था, मस्त वाला रोड था। मैं ऐसे जगह चल गया जहां पर ना पूरा रोड उबड़ खाबड़ है, बहुत गड्ढा गुड्डी है, बहुत कच्चे सड़क है, तो क्या मैं वहां पर 2000 किलोमीटर चलने के बाद सर्विस कराऊंगा? नहीं, मुझे पहले करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में डिफिकल्टीज क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि उनको तो बोला गया है ड्राइवर को कि 2000 किलोमीटर में करना है, लेकिन भाई ये सिनेरियो बदल गया ना, डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिविटीज लेवल। एक्टिविटी लेवल बदल गया, लेवल बदल गया, तो बदलना था ना सर्विस की, गाड़ी को सर्विस को बदलना था। हो सकता है 1000 किलोमीटर में सर्विस करना पड़े, क्योंकि भाई खराब हो सकती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव है कंपैरिजन करना, बिकॉज ऑफ बिटवीन द एक्चुअल और बजट में बहुत इजीली हम इसको कंपेयर कर पाते हैं। और चूंकि ये तो जस्टिफिकेशन है, हर बार अपने आप को चेज आउट करता है, अपने आप को चीजों को ध्यान रखता है, तो हर बार बदलता है, तो खैर इसमें तो निजी नहीं है। एजम्पशंस की बात किया जाए तो ये फिक्स्ड चीजों को लेकर चलता है, ये एडेप्टेशन को लेकर चलता है, और ये फ्रेश को लेकर के चलता है एकदम। सुटेबिलिटी की बात किया जाए तो स्मॉल और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर अच्छा है, और जो स्टेबल है उनके लिए अच्छा है। फ्लेक्सिबल जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में या जो फ्लक्चुएटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करता है। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में और कॉस्ट सेंसिटिव फर्म में, इन सब जगहों पर ये काम करता है। रिजल्ट होने पर पक्का बुलाऊंगी, चलो बहुत अच्छी बात है तब तो। ठीक है, तो तब फिर मैं बुलाऊंगा पार्टी के लिए, डोंट वरी, निश्चिंत रहो। और ये उसी का हिंदी रूप है, ये पूरा का पूरा एक ही बार में मैंने डाल दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर में। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए हमने आप लोगों को इन्वेंट्री कंट्रोल वाला जो पढ़ाया था, जिसमें हमारा लिपो, फीफो, ईओक्यू, ये सब पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ये वही चीज है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बजटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो इसमें कुछ नई नई चीजें जो सब टाइप्स है वो भी इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? मैनेजिंग अ इन्वेंट्री टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, किस तरह से हम अपने टोटल कॉस्ट को कम कर सकते हैं ये देखते हैं हम इसमें। कंट्रोल करते हैं, की पॉइंट्स क्या क्या है, तो कंट्रोल करते हैं होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट को, जो कि मैंने कहा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। हमारे जो स्टॉक आउट हो चुके हैं या जो ओवर स्टॉकिंग हो चुके हैं उसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर पॉइंट, इन सबको बहुत अच्छे से इसमें गणना की जाती है। अगर बात किया जाए इनके टाइप्स को, तो 3 टाइप हमने इसमें लिए हुए हैं, एबीसी एनालिसिस, वेड एनालिसिस और जिट एनालिसिस।
ये 3 टाइप हमने इसमें लिए हुए हैं। अगेन इन तीनों का भी आपको कंपैरिजन या फिर बोल सकते हो तीनों के बारे में आपको मिलेगा डिटेल में। चलो अच्छे से हर एक चीज को देखते चलना है। मैंने कहा अच्छे से थोड़ा लंबी होगी, डोंट वरी, अच्छे से पढ़ो। फुल फॉर्म की बात किया जाए एबीसी का, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, विड का वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, जस्ट इन, जेआईटी यानी कि जस्ट इन अ टाइम। कैसे इस्तेमाल हो रहा है भैया, प्राइमरी क्या यूजेस है, तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द आइटम्स जो कि एनुअल कंजम्पशन में इस्तेमाल होता है उसको देखता है। वेड की बात किया जाए तो ये क्रिटिकल ऑफ द प्रोडक्शन सिचुएशंस को देखता है, और जस्ट इन अ टाइम टाइम बेस्ड यूजेस है। इसका सबसे अच्छा बात यही है कि जेट जो है, जीट जो है, वो हमारा टाइम बेस्ड यूजेस को दिखलाता है। किस तरह का, जैसे कि ठंडे में आपको स्वेटर चाहिए, गर्मी में नॉर्मल शर्ट्स चाहिए, बरसात में छाता चाहिए, तो ये उस टाइप के सिनेरियोस पर काम करता है। अब जाहिर सी बात है ठंडा का समय है तो क्या स्वेटर प्रोडक्शन करेंगे, अरे नहीं, अभी तो नॉर्मल टी शर्ट शर्ट्स इन सबको बनाएंगे। गर्मी है तो क्या स्वेटर बनाएंगे, नहीं, नॉर्मल चीजें बनाएंगे। बरसात है तो क्या बनाएंगे, छतरी बनाएंगे, वेस्ट आपका ये बनाएंगे, रेनकोट्स बनाएंगे, ये सब चीजें बनेगी, राइट। तो डिपेंड अपॉन द डिमांड, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो कॉस्ट सिग्निफिकेंस होता है, कॉस्ट के आधार पर बढ़ता है। वेट जो है वो ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस होता है, और जस्ट जो है, जीट जो है वो टाइम और डिमांड के आधार पर होता है। ध्यान से देखो तीनों में कैसे कैसे काम होता है। एबीसी जो है वो कॉस्ट सिग्निफिकेंस के आधार पर काम करता है, वेट जो है वो काम के आधार पर है, और जीट जो है वो टाइम और डिमांड के आधार पर है। तीनों का नेचर ही अलग अलग है, और तीनों के नेचर के हिसाब से हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। कैटेगरीज देख लो कौन कौन सी। एबीसी यानी कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल में ए में क्या आता है, हाई वैल्यू, मतलब वैसे प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा जिसमें कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हो गया दूध वगैरह वाले आइटम हो गया, ठीक है ना, जो डेयरी फार्म होते हैं ना उनमें आ गया। मॉडरेट वाले में जस्ट लाइक जैसे कि बिस्कुट्स वगैरह हो गया, तेल वगैरह हो गया, जिसकी एक्सपायरी में मतलब साल भर या फिर 6 महीने के आसपास का होता है। लो वैल्यूज वाले में जैसे कि पेन हो गया, ये पेन कभी एक्सपायरी नहीं होगा जिंदगी में, चलते रहेगा ठीक है, तो ऐसी चीजें हो गई। जैसे कि और क्या ले लूं, आप कुछ भी ले लो इस तरह, जैसे कि ये माइक हो गया, एक्सपायरी नहीं होगा, चलते रहेगा, ठीक है। वेट की बात किया जाए तो वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट है कि अभी कैसा है, डिजायरेबल एकदम जरूरत है, इसेंशियल अभी जरूरत है, मतलब एकदम तुरंत चाहिए, और वेट ठीक है थोड़ा समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, सो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में इस चीज को। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो ये हाई वैल्यू को कंट्रोल करता है कि किस तरह से हमारी इन्वेंट्री खराब ना हो और हम उसको क्लोजली कंट्रोल कर सकें। ये इंश्योर करता है हमारी एबिलिटी को कि समय की मांग के अनुसार में आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए। और जिट जो है ये मिनिमाइज करता है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को। वो कैसे, अगर मैं ठंडे के समय में गर्म टी शर्ट बनाऊंगा, टी शर्ट्स बनाऊं, मैं शर्ट्स बनाऊं, तो क्या होगा भाई, मुझे गोडाउन में रखना पड़ेगा। गर्मी के समय में स्वेटर बनाऊं, जैकेट्स बनाऊं, क्या होगा, मुझे गोडाउन में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं छाते, गर्मी के टाइम में छाते बनाऊं, हाँ छाते बिक सकते हैं, गर्ल्स लोग यूज करती हैं, बॉयज तो पता नहीं, बॉयज को गर्मी लगती ही नहीं है, आई थिंक सो, नहीं, लड़के पता नहीं, लड़के मैं देखा हूँ लड़कों को कभी छाता लगाते जल्दी देखा नहीं है, लड़कियों को हाँ। लड़के छाता कब लगाएंगे पता है, जब बगल में लड़की चलेगी ना तब छाता लेके चलेंगे, और वो छाता भी लड़की का रहता है और वो पकड़ के चलते हैं, ठीक है ना। कभी क्या बोलते हैं, ये पार्क वगैरह जाओ, ठीक है, या फिर कॉलेज के बाहर वगैरह देखो, वो दिखेंगे इसीलिए, ठीक है ना, एकदम बिंदास होकर छाता पकड़ेंगे। और खुद जब चलेंगे ना, तो छतरी है तो बैग में पड़ी हुई है, तब बिंदास ऐसे दौड़ेंगे, कहना नहीं है खुद, जैसे कि धूप लगती ही नहीं है। और जब जहाँ लड़की साथ में हो तुरंत छाता लेके खड़ा हो जाएंगे। तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द डिमांड, ठीक है। अच्छा, लड़के लोग गमछा लेते हैं, नहीं बिहार में गमछा लेते हैं, बाकी जगहों पर गमछा नहीं लेते हैं भाई, ऐसा नहीं है। अब बिहार में भी अब सब नहीं लेते हैं गमछा, थोड़ा सा ना लोगों को ना अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम लगने लगा है। मैं देखा हूँ, ऐसा नहीं है गमछा सब लेते हैं, गिन चुन कर कुछ लोग लेते हैं, बाकी लोग नहीं लेते हैं। वो भी बिहार में थोड़ा ज्यादा होता है, बट बाकी स्टेट्स में ये नहीं देखने को मिलता है, तो गमछा भी लोग नहीं लेते हैं। मान लो 20 लोग जा रहे हैं, 20 में से एक बंदे ने गमछा लिया हुआ है, बाकी लोगों ने टोपी लगाया हुआ है, स्टैंडर्ड्स कुछ पहना हुआ है, तो देख करके वो गमछा खोल के पॉकेट में रख लेगा, या अपने डिक्की में या गाड़ी में रख लेगा, या बैग में रख लेगा। क्यों, गर्मी लग जाए चलेगा, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए ठीक है, तो वो चीजें भी होती है।
चलो, तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। उसी का ये हिंदी रूपांतरण है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि पीपीसी जिसे कहा जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग। यानी कि आप प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 5 लाख पेन इस महीने बेचने हैं, तो 5 लाख पेन बेचने हैं तो मुझे प्रोडक्शन भी 5 लाख पेन के अकॉर्डिंग करना होगा। ऐसा नहीं कि मैं 4 लाख का टारगेट लेके चलूँ या फिर मैं 6 लाख का टारगेट लेके चलूँ, मैं 5 लाख का ही लेके चलूंगा, उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल लूंगा। अब रॉ मटेरियल को मैं प्रोडक्शन करूं और अगर कम पेन बने, इसका मतलब कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का मैंने वेस्टेड किया है। तो ये सब चीजें भी मुझे समझनी होगी, और इसको समझने के लिए मैं कंट्रोलिंग का इस्तेमाल करूंगा। मतलब प्रोडक्शन की प्लानिंग और उसके साथ उसकी कंट्रोलिंग, दोनों चीजें जब साथ में हो तो वो कहलाती है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसमें हम प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को और प्रोडक्शन को। ठीक है, अगर की पॉइंट्स की बात करूं मैं यहां पर, तो आप की पॉइंट्स में देखेंगे क्या क्या है। तो ये इनहांस करती है हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या क्या चाहिए। सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है वो चाहिए होता है, दूसरा जो हमारा पैसा लगता है वो होता है, तीसरा हमारी स्किल्स का इस्तेमाल होता है, चौथा हमारे लेबर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, पांचवा हमारा समय का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सभी चीजों का हमारा इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन में। तो अगर आप इन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, तो मैंने टारगेट रखा था कि भैया इस मंथ मुझे 5 लाख पेन बनाने हैं, तो वो कैसे बनाओगे, कैसे पेन बनाओगे? अगर आप सही से अपनी इफिशिएंसी का इस्तेमाल नहीं करोगे, सही से आप पैसे का इस्तेमाल नहीं करोगे, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो कैसे बनेगा? राइट, नहीं बन पाएगा। वेट, ठीक है। तो जब आप इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा आइडियल टाइम है वो भी हमें देखना पड़ता है कि फालतू के जो समय है कहीं आप वो तो बर्बाद नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए हमने टाइम रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो सही से इस्तेमाल होना चाहिए, अचीव करना चाहिए टाइमली प्रोडक्शन को। इसीलिए मैंने आपका मंथ का टाइम दिया था कि हाँ 1 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? देन है फिर हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब किसी भी काम को करने से पहले उसका स्टैंडर्ड बनाना, जो मैंने पहले देख लिया। सिंप्लीफिकेशन का मतलब हर चीज को एक सिंपल वे में बनाना। जैसे अभी आप देखोगे तो मैं ज्यादातर आपको चीजें चार्ट में पढ़ा रहा हूँ। अब देखोगे मैं ज्यादातर चीजें आपको चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। क्यों चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि वो आपके दिमाग में टू द पॉइंट आ जाना चाहिए, और जितने एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ वो रियलिस्टिक दे रहा हूँ आपको। क्यों दे रहा हूँ? ताकि वो सिंप्लीफाई हो सके। मैं चाहता तो बोल सकता ना कि हाँ ए ने बी को ऐसा किया, बी ने सी को किया, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। अब ध्यान से देखोगे मैं कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ तो वो रियल लाइफ में जो हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने रोटी बनवाया था आप लोगों से याद हो तो, ठीक है ना। गाड़ी अगर आप चलाते हो तो उसमें सर्विस करवाया मैंने आपसे, ठीक है। तो ये सब करते हैं हम, करते हो ना रियल लाइफ में। तो जब करते हो तो सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। अगर आप लोगों ने वो नॉर्मल और एबनॉर्मल वाला मेरा जो कॉन्सेप्ट अगर वो पढ़ा होगा, आप लोगों को याद है, जिसमें मैंने एक में आपको तेल भरने वाला एग्जाम्पल दिया था, गाड़ी में तेल भरवाने का, फिर रोटी बनाने का। आप लोगों ने अगर उसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नॉर्मल एबनॉर्मल ना, जिसने उस कॉन्सेप्ट को देखा होगा मेरा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ जिंदगी में कभी भी आप नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉस्ट में ना गड़बड़ाओगे नहीं। ठीक है ना, देखा सबने? ठीक ना, देखा? बिल्कुल सब कहना यस सर, याद है सर, याद है, याद है। हम्म। तो जिंदगी में कभी नहीं गड़बड़ाओगे। तो क्यों नहीं गड़बड़ाते हैं आप पता है? बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। मैं रियलिस्टिक एग्जांपल इसलिए लाता हूं ताकि आप उसको अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी के साथ में कनेक्ट कर लो। और जब भी आप वो काम करोगे ना कहीं दिमाग में क्लिक करेगा, यार विकास सर ने बताया था ये वाला नॉर्मल में आता है, ये अब नॉर्मल में आता है। आपके दिमाग में बात आएगी, याद रखना वो चीजें, ठीक ना। विजिबल होता है सर एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल विजिबल होना ही होना है। पेट्रोल वाला याद है, बहुत बढ़िया। तो याद होना ही होना है ये सब चीजें। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लिसिटी में। तो रिडक्शन ऑफ वैरायटी एंड यूजेस यूजिंग अ इनफॉर्म स्पेसिफिकेशन। अब ये क्या बोला, रिड्यूस कर रहे हैं आप, रिड्यूसिंग वैरायटीज। अच्छा, वैरायटी को कम करना। वैरायटी को कम करने से क्या होता है?
वैरायटी को कम करने से क्या होता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ध्यान से देखो, अगर आप अभी आप कॉमर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसी के साथ में आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है ना, इसी के साथ आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर लो, इसी के साथ आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करो, भाई इन चारों के सिलेबस में ना बहुत सारे अंतर है, इन चारों एग्जाम में बहुत अंतर है। इन दोनों में तो फिर भी सिमिलैरिटी मिल जाएगी, बट इन तीनों में तो आसमान जमीन का अंतर मिलेगा, इसमें तो खैर पूरा ही अंतर हो जाएगा ये। तो एक बात बताओ, अब सब में फोकस करोगे तो क्या एग्जाम निकालना आपके लिए आसान होगा? आई थिंक नो, आई थिंक नो। तो ऐसे कंडीशंस में आता है कि रिड्यूस करना वैरायटीज को, भैया इन सबको काटो, मैं बार बार बोलता हूं, जिस पर फोकस कर रहे हो उस पर फोकस करके काम करो, जिस पर फोकस करो तो फोकस से काम करो। तो वैरायटी कम हो गया, अब एक चीज हो गया, दिमाग सिंप्लीफाई हो गया। जैसे ही आपने अपनी वैरायटी को रिड्यूस किया, आप यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप एक सीधे रास्ता में आ जाते हैं कि हाँ हम अब इसी में चलना है भैया, बदलना नहीं है हमें। की पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये आपकी इफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है। 10 जगह फोकस करने की जगह में है एक जगह फोकस करेंगे हम, इस 10 जगह से मैं एक जगह फोकस किया, फोकस कम हो गया, काम अच्छे से होगा। रिड्यूस करता है इन्वेंट्री और प्रोडक्शन कॉस्ट को। अगर आप कोई चीज बना रहे हो, मान लो मैं 10 पेन बना रहा हूँ 10 तरह के, और फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ही आपका कॉमर्स भी पढ़ाऊँ, मैं ही आपको मैथ भी पढ़ाऊँ, मैं ही आपको रीजनिंग पढ़ाऊँ, मैं ही आपको जीके पढ़ाऊँ, मैं ही आपको और क्या क्या हो सकता है, इंग्लिश पढ़ाऊँ, मैं ही आपको हिंदी पढ़ाऊँ, भाई इतनी चीजें अगर मैं पढ़ाऊंगा तो क्या मैं कॉमर्स में इतना अच्छा हो पाऊंगा? कभी भी जिंदगी में नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे सबको देखना पड़ेगा ना, मुझे सबको देखना पड़ेगा। उस चक्कर में मैं सबको तो देख लूंगा लेकिन किसी में अच्छा नहीं हो पाऊंगा। मैं अच्छा तो हो सकता हूं लेकिन परफेक्ट नहीं बन सकता हूं। हाँ, मेरे कॉमर्स को बार 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 रिपीट करने की वजह से मेरा क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या फिर बोल सकते हो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो गया, हमारा जो सिस्टम है वो बेस्ट हो गया। सेम इस तरह से एक कंपनी अगर 50 तरह के प्रोडक्ट बनाती है और 50 के लिए अगर सिमिलैरिटी चीजें रखेगी तो दिक्कत होगा, उसको किसी एक चीज पर फोकस करना होगा, तब जाकर काम होता है। तो उसी तरह से रिड्यूस करना था इन्वेंट्री और प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाने में हेल्प करती है। एलिमिनेट करती है अननेसेसरी डाइवर्सिफिटी, अगर हमने अपने आप को विविधता में फंसाया हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करने में हेल्प करने में मदद करती है हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल रिसर्च एंड स्टैटिकल टेक्निक। क्या है हमारे पास? ऑपरेशनल रिसर्च और स्टैटिकल टेक्निक्स। ये क्या दिखाता है? तो सबसे पहले ये साइंटिफिक मेथड पर काम करता है ताकि आप उसके अनुसार ही डिसीजन ले सकें, कुछ भी ऐसे नहीं, मतलब डाटा को देख करके, स्टैटिस्टिक डाटा को, स्टैटिस्टिक लिखने का मतलब ही वही हुआ कि आपके पास कुछ ना कुछ डाटा गिवन है, आपके पास डाटा गिवन है, उस डाटा को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक जूते की दुकान है, उस जूते की दुकान में मेरे पास 2 नंबर के जूते हैं, 3 नंबर के जूते हैं, 5 नंबर के जूते हैं, 8 नंबर के जूते हैं, 9 नंबर के जूते हैं, 7 नंबर के जूते हैं, ये सब जूते मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे जूते की दुकान है। अब सबसे ज्यादा मैंने जब बाद में एनालिसिस किया मंथ के एंड में, तो सबसे ज्यादा अगर कुछ सेल आउट होता है मेरे दुकान में तो वो है 5 नंबर का और 7 नंबर का और 8 नंबर का। ये 3 नंबर के जूते सबसे ज्यादा मुझे बिकते हैं। तो मुझे कौन सा जूता सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रखना चाहिए, ये 2 3 और 9 नंबर वाला या 5 7 8 वाला, कौन सा रखना चाहिए? अगेन आप सब बोल रहे हैं कि सर 5 7 8 वाला, क्यों? आपको कैसे पता चला 5 7 8 वाला है? दिस इज द डाटा, दिस इज डाटा, मुझे इंफॉर्मेशन लिखा था हमने और उसके आधार पर हमें पता है कि कौन ज्यादा बिकता है, जो ज्यादा बिकता है हम वो ज्यादा मंगाएंगे। तो डिसीजन यहीं पर काम किया, समझ में आया डिसीजन मेकिंग कैसे काम किया? तो सबसे पहली चीज है ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेस यूजेस, ठीक है ना, अपने रिसोर्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल करना, सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, डाटा होने की वजह से जितने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व किया जा सकता है, अपनी इफेक्टिव प्लानिंग बना सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तौर पर इसके माध्यम से हम, ठीक है ना। अगर बात किया जाए इसके मेथड की तो इसमें भी 3 सब टाइप पर होते हैं, लाइनर प्रोग्रामिंग, डिसीजन ट्रीज और यहाँ पर हमारा क्विनिंग ट्री। तो ये 3 तरह के थ्योरीज हमें, मतलब 3 तरह के जो टैग्स हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए एक करके सबको समझते हैं, अगेन उन सब के लिए फिर से डाटा, तो इसीलिए चार्ट है आपके पास, ये चार्ट बड़े काम का है, ध्यान से देखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो कोई इश्यूज नहीं है आपको। चलो सबसे पहले आते हैं, तो ये क्या काम करता है? ये मैथमेटिकल टेक्निक है
जो कि कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमाइज लाइनर ऑब्जेक्टिव को दिखलाता है, किस तरह से हम फंक्शंस करते हैं, किस तरह से सब्जेक्टिव को मैटर करते हैं। मतलब एक तरह का ट्रेंड को दिखलाएगा, एक तरह प्रोसेस को बताएगा कि किस तरह से स्टार्ट करते हुए हम बढ़ते गए हैं, बढ़ते गए और अभी कहाँ तक जा रहे हैं और आगे किस तरह से चल सकते हैं। मतलब एक ट्रेंड को दिखाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है मैथमेटिकल टर्म में। ये जो है ये ग्राफिकल मेथड को दिखाता है। ध्यान से देखोगे, ये मैथमेटिकल टेक्निक है, ये ग्राफिकल टेक्निक है, ठीक है ना, जो कि अनसर्टेनिटी सिचुएशंस पर काम करता है। ये ग्राफिकल टेक्निक के माध्यम से हमारे अनसर्टेनिटी सिचुएशंस को देखने में हेल्प करता है। ये भी एक मैथमेटिकल स्टडीज है जो कि कहीं ना कहीं हमें वेटिंग लाइन और जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको यूज करने का तरीका, उनको मैनेज करने का तरीका, अपनी इफिशिएंसी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको देखने का तरीका समझाता है। ठीक है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है? तो लाइनर का जो काम है, एलपी का जो काम है वो है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देखना। क्या क्या? प्रॉफिट, कॉस्ट, आउटपुट, प्रोडक्शन, जितनी भी चीजें हैं उनमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों को देखता है ये। अगर डिसीजन की बात किया जाए तो ये डिसीजन को देखता है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये रिड्यूस करता है वेस्टिंग ऑफ टाइम, सॉरी वेटिंग टाइम को, और सर्विस कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं उसको देखता है, वेटिंग टाइम को और रिड्यूस कॉस्ट को। अगर मेन कंपोनेंट्स की बात किया जाए तो इसके अंदर में बात करूं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, अगर सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो कंस्टेंट काम करता है और हमारा डिसीजन वेरिएशन वेरिएबल्स को दिखलाता है। इसमें तो डिसीजन तो हमारा सबसे पहला ही होगा, डिसीजन सबसे पहले पॉइंट पर आएगा। देन ऑफ कोर्स जिस तरह से चेंजेस होते हैं, चेंजेस नोट्स जो जो आएंगे, जितनी भी रिक्वायरमेंट है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, मतलब आप बोल सकते हो एज पर द सिचुएशन, ठीक है ना। आउटकम्स को देखता है, ये अराइवल थ्योरीज को देखता है, सर्विल रेट को देखता है, और हमारा नंबर ऑफ सर्विस सर्वर जो है हमारे पास उसको देखता है, कितने कितने नंबर ऑफ सर्वर्स चल रहे हैं उनको देखता है। कहाँ कहाँ अप्लीकेबल्स हैं या फिर किस तरह से यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन मिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बांटने में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे प्लानिंग या फिर हमारे शेड्यूलिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम प्रोजेक्ट्स को अडेप्ट करना है या नहीं करना है, प्रोजेक्ट के सिलेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्या रिटर्न देगा, कैसे रिटर्न देगा, किस टाइप का होगा, उन सबको देख सकते हैं। रिस्क एनालिसिस करने में हेल्प करता है ये। अगर इसकी बात किया जाए तो किस तरह से आने वाले फ्यूचर्स में हमारे पास जो क्वारीज क्रिएट हो सकते हैं रिगार्डिंग ऑफ बैंक्स, रिगार्डिंग ऑफ कॉल सेंटर, रिगार्डिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, रिगार्डिंग ऑफ ट्रैफिक्स, इन सबको देखने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको। क्लियर है यहाँ पर ये चीजें? हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है ना। जो भी हमारे पास क्यू वगैरह होगा, इसमें जितने भी क्यूइंग वगैरह थ्योरीज हैं, ठीक है ना। अच्छा, सिंपल सी भाषा में समझाता हूं मैं आपको, ज्यादा से समझ में आ जाएगा। लाइन प्रोग्राम मिनिमम टू मैक्सिमम ऑफ एवरी वर्क को देखने में काम करता है। डिसीजन ट्रीज जो है ये ईच एंड एवरी वर्क जो आप करते हो उसमें डिसीजंस को देखता है। क्वायरिंग थ्योरी क्या है? ये किसी भी काम को करने के कितने प्रोसेस हैं या फिर कितने बीच में हर्डल्स खड़े होते हैं उनको देख करके सॉल्व करने का काम करता है। ये तीन चीजें बेसिकली इसी पर है, ठीक है। बाकी आप डिटेलिंग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वैल्यू एनालिसिस के ऊपर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग अननेसेसरी कॉस्ट, ठीक ना, वाइलिंग मेंटेनिंग अ परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई करना अननेसेसरी जितने भी कॉस्ट हैं उनको मेंटेन करना, उनके परफॉर्मेंस को देखना, सिंपल सा काम। की पॉइंट्स की बात किया जाए तो फोकस ऑन योर फंक्शंस, इंप्रूव योर प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू, एलिमिनेट करना अपने बर्बादी को, वेस्टेज को, और कहीं ना कहीं अपने जो फंक्शन है, जो कॉस्ट है, उनको हर एक कंपोनेंट को अच्छे से देखना और उनको एवेल्युएट करना। दिस इज वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू का मतलब रुपए से कंपेयर कर लो, सबसे आसान तरीका, ठीक है। ऑटोमेशन की बात करते हैं। ऑटोमेशन तो आजकल खैर आजकल जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही। जैसे कभी अभी क्लास खत्म होगा, क्लास के बाद आपके पास ये ऑटोमेटिक आपके पास रिकॉर्डेड में ऐड हो जाएगा, लाइव खत्म होगा एज ए रिकॉर्डिंग में आपके पास ये ऐड ऑन हो जाएगा, आप वहां से इसको देख पाओगे, ठीक है। बाद में दोबारा चाहो इसकी नोट्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है साथ में, तो वो सारी चीजें मिल जाती है। तो यूजिंग अ मशीन लर्निंग, यूजिंग अ टेक्नोलॉजी लर्निंग, उनकी मदद से उनके परफॉर्मेंस और एंड टास्क को किस तरह से मिनिमम करना है ह्यूमन एफर्ट से। अब जैसे कि ये सारी चीजें,
लिखी हुई बड़ी अच्छी हैं। अगर मैं सबको लिख लिख के बताता तो शायद 1 घंटे की क्लास 4 घंटे लगती ना। बट ये टेक्नोलॉजी की वजह से कितना आसान हो गया, आपके सामने बड़ा अच्छे से हर नोट्स दिख रहा है, मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, समझाने में ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ लिखने की जगह में। ऐसे क्या होता कि मैं हर एक चीज को लिखूं, आदमी थक जाएगा, तो आपको बताएगा क्या, थक। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मेरा एफर्ट बच गया, लिखा हुआ है, मुझे समझाना है सिर्फ और आपको समझना है। आपके पास नोट्स है, आप प्रिंट भी निकाल लोगे, आपका भी समय बच जाएगा, खुद से लिख लोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। बट बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं इन सब चीजों से। की पॉइंट्स की बात करूं तो हमारी इफिशिएंसी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, हमारी दक्षता को और अच्छा बनाता है, रिड्यूस करता है लेबर कॉस्ट को। ऑफ कोर्स मशीन आने की वजह से लेबर कॉस्ट में कमी हमें हो गई है, ठीक ना। कंसिस्टेंसी मिलती है, स्थिरता हमें देखने को मिलती है, मास प्रोडक्शन में हेल्प मिलता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है रोबोटिक चीजों को देखते हुए, ठीक ना। कहीं ना कहीं ह्यूमन टास्क की जगह में अब मशीनी टास्क का हम इस्तेमाल करने लगे हैं। नेक्स्ट है जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग। ये क्या है, डिटरमाइनिंग अ जॉब वैल्यूज एंड अ रेटिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को देखता है। देखो ध्यान से देखना, ये मेरिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई एग्जाम दिया है, ये सबसे अच्छा मैं एग्जाम के माध्यम से समझाता हूँ। आपने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम में सिलेक्शन किसका होता है, जो टॉप में आते हैं उनका, जो बॉटम में आते हैं उनका नहीं। तो टॉप का सिलेक्शन कैसे हुआ, हर एक इंडिविजुअल का अपना कॉपी चेक होता है और उसको स्कोर किया जाता है, यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर गणना की जाती है यहां पर। तो इसमें फेयर वेजेस मिलता है, अगर आप जैसा काम करेंगे उस काम के आधार पर आपको रुपया दिया जाएगा, ठीक ना। मोटिवेशंस थ्रू द परफॉर्मेंस, ठीक ना। मैन पावर एंड प्लानिंग को देखता है, यूजिंग अ पॉइंट सिस्टम और अ रैंकिंग मेथड, इन सबको ये चेकआउट करता है, राइट। वर्क स्टडीज की बात करते हैं। नेक्स्ट है वर्क स्टडीज। वर्क स्टडी क्या है, एनालिसिस ऑफ वर्क मेथड एंड टाइम टेकन, यानी कि किसी भी काम को करने का क्या तरीका होगा और उस तरीके के साथ अगर हम चलते हैं तो कितना समय लगेगा, अगर आप इसकी जांच करते हैं तो इसको बोलते हैं वर्क स्टडी। क्या बोलते हैं, वर्क स्टडी। जब साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ते हो उसके अंदर में ये देखने को मिलता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा होगा आप सबने, अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर में ये देखने को मिलेगा वहां पर। बट चूंकि हम बजटरी पढ़ रहे हैं तो बजटरी के अंदर में भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा है, तो वहां से भी समझ लो इसको। इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को, ठीक है ना। एलिमिनेट करता है अननेसेसरी मूवमेंट को, सेट करता है स्टैंडर्ड टाइम को, और कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है वर्क फ्लो और हमारे जो मोशंस है उनको रिड्यूस करता है, ठीक है। दो सब टाइप इसके हमने होते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बजटरी दो सब टाइप होते हैं, पहला है मेथड स्टडी और दूसरा है टाइम स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है, तो मेथड स्टडी किसी भी काम को कैसे करना है इसके बारे में बताता है, काम को कैसे करना है, ठीक है। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मेथड स्टडी के माध्यम से कि किसी काम को कैसे किया जा रहा है। मतलब भाई जैसे कि आपको घर जाना है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको यहाँ जाना है, ठीक है ना। तो जाने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आपके पास जाने को बहुत सारे रास्ते हैं। अब आप किस रास्ते से जाओगे ये तो आपको देख करके चलना है, ठीक है ना। आपको देखते हुए जाना है कि आप किस रास्ते से जाओगे। मान लो आपके पास 1 2 3 इस तरह से 4 रास्ते हैं, आप इन चारों में से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो। चूज करने के लिए बहुत सारे तरीके हर रास्ते में सेम टाइम लगेगा जरूरी नहीं है, हर रास्ते में सेम समय लगेगा जरूरी नहीं है। किसी में ट्रैफिक ज्यादा होगा, किसी में अभी आप फिलहाल प्रेजेंट में यहाँ खड़े हो और ये फ्यूचर है आपका, ठीक है। हर रास्ते का अपना अलग अलग काम है, हर रास्ते का अलग अलग सिनेरियोज होगा, तो आने जाने में बहुत सारी चीजें दिख सकती हैं। कहीं पर ट्रैफिक जाम होगा, कहीं रोड खराब होगा, तो कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा। तो सबको एनालिसिस करके जब आप किसी एक का चुनाव करते हैं वो कहलाता है मेथड स्टडी, यानी कि कैसे करना है उस काम को। टाइम स्टडी, जो आपने अभी काम ऊपर देखा था ना, इस काम को करने में लगने वाला समय, इस काम को करने में लगने वाला समय, यानी कि कितना समय लगेगा किसी काम को करने में।
और ये सब स्टैंडर्ड्स हो गए। जब हम टाइम की बात करते हैं ना, तो ये स्टैंडर्ड्स को दिखलाता है, ये स्टैंडर्ड्स को दिखलाता है कि भैया कितना स्टैंडर्ड है। मतलब अगर नॉर्मल, अच्छा ये सारे 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 नॉर्मल कंडीशंस पे हैं, अब नॉर्मल पर नहीं जाना है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कितने समय लगेंगे काम को करने में। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ना क्लास छोड़ के निकल भी गए। मतलब हम लोग पढ़ाने के लिए आपको 1.5 घंटे 2-2 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ा लेते हैं, और आप लोग पास इतना फुर्सत ही नहीं हो पाता है। मैं बहुतों को देख रहा हूँ, बहुत लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, बट बहुत लोग ना क्लास बीच में छोड़ के चले जाते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। अरे तुरंत पढ़ा करो, लाइव को लाइव में पढ़ा करो। बाद में रिकॉर्डिंग्स में ना आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। अभी पढ़ोगे तो मैं आपके कमेंट देख करके डाउट्स दूर भी कर लेता हूँ। तो कोशिश करो अभी का अभी खत्म करने का, ठीक है। खैर, तो मेथड स्टडी में हम अपने काम को देखते हैं कैसे करना है, टाइम स्टडी में हम टाइम को देखते हैं, ठीक है ना। अब जब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहां पर आपको मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, बहुत सारे स्टडीज पढ़ने को मिलेगा, बट इसमें हम यही पढ़ते हैं। इस मेथड स्टडी में कैसे काम को करना है, इसी में हम मोशन स्टडी भी पढ़ लेते हैं। इस जो मेथड स्टडी है, इसी के अंदर में हमारा मोशन स्टडी भी आता है, ठीक है। इसी के अंदर में मोशन स्टडी भी आता है, जो कि ये बताता है कि किसी काम को करने टाइम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कभी उधर जाता हूँ, कभी इधर आता हूँ, आप देखते हैं। तो इस समय में समय बर्बाद भी होता है, लेकिन अगर नहीं चलूंगा तो मुझे भी खड़ा रहने में मजा नहीं आएगा, एक ही जगह खड़े खड़े मैं भी बोर हो जाऊंगा ना, इसलिए चलना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इससे आपको भी अच्छा लगता होगा, नजर आपकी भी इधर होगी, अदरवाइज डिस्प्ले में मेरी मेरे अपने शकल के ऊपर मटक जाएगी, ठीक है ना। हाँ, मैं कोशिश स्नेहा, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जब भी आपके साथ क्लासेस लूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जीरो डाउट्स लेकर के चलूँ। देखो, डाउट होना नहीं होना एक अलग मैटर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट मैं आपका सारा डाउट ना यहीं पर लेके खत्म कर दूं, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। देखो, आ जाना एक अच्छी बात है और नहीं आना भी एक अच्छी बात है, दोनों चीजें होती हैं, बट डिपेंड अपॉन है, ठीक है ना। अच्छा गुड़िया, आपका आज साथ साथ में नोट्स भी बन गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो दिस इज आवर मेथड एंड टाइम स्टडी। इसका मैंने चार्ट नहीं लिया, इसलिए मैंने इसको यहीं पर समझा दिया। इसका मैंने असल में चार्ट नहीं लिया था, इसीलिए मैं इसको यहीं पर समझा दिया था, ठीक है ना। इसका चार्ट नहीं ले पाया था, ठीक है। चलो, ऑर्गेनाइजेशनल एंड अ मेथड, यानी कि O&M स्टडी। इसका चार्ट नहीं था, इसलिए इसको मैंने वही समझा दिया आपको। ये स्टडी क्या करता है, स्टडी या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अ प्रोसेस फॉर द इफिशिएंसी। देखो ये क्या काम करता है, ये असल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितने एम्प्लॉयज हैं, जितने लेबर हैं, जितने स्टाफ हैं, जो भी आप नाम बोले, जितने भी ह्यूमन पावर है, उनकी इफिशिएंसी को किस तरह से इनहांस कर सकते हैं। अगर आप उनकी इफिशिएंसी इनहांस करोगे, प्रोडक्शन अपने आप अच्छी हो जाएगी। प्रोडक्शन अपने आप अच्छी होगी तो ईच कॉस्ट जो है, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल दोनों अपने आप कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस स्टडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंप्रूव करता है हमारे वर्किंग कंडीशंस को, हमारे क्या बोलते हैं, ईच एंड एवरी कंडीशंस को। इसीलिए ये इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन, इंप्रूव द वर्क, यहां पर सब कुछ कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन में क्या क्या कोऑर्डिनेट करता है, ये हमारे वर्क को कोऑर्डिनेट करता है, ये हमारे डिपार्टमेंट को, ये हमारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, ये हमारे टास्क को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना। जितनी भी चीजें हैं उन सभी को, कोऑर्डिनेट का मतलब सबको एक साथ लाता है, इसलिए मैंने एक ही वर्ड इस्तेमाल किया, हमारे इफिशिएंसी को, ठीक है ना, हमारे कंडीशंस को, इसीलिए मैंने वर्किंग कंडीशंस भी लिख देता हूं यहां पर मैं। हमारे वर्किंग कंडीशंस को सभी को इंप्रूव करने में ये हेल्प करता है। अवॉइड करता है डुप्लीकेशंस को। अगेन, अगर एक ही काम को दो लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ए भी कर रहा है इस काम को और बी भी इसी काम को करेगा, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूँ कि किसी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ और किसी टॉपिक को दूसरे टीचर से पढ़ो आप, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। हो सकता है कि मैं अच्छा लगूं, हो सकता है मैं बुरा लगूं, डिपेंड अपॉन कि कौन ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा होगा। तो जो आप कंपेयर करने लगते हो, लेकिन अगर मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, कोई मैथ पढ़ा रहा हो, तो कंपेरिजन ही नहीं है। तो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क को भी ये दूर करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बेटर वर्क फ्लो, काम बहुत अच्छे तरीके से होता है इसकी वजह से।
रीडिजाइन ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम, किस तरह से रिपोर्टिंग करने को नया स्वरूप दे सकते हैं, किस तरह से नया चीजें कर सकते हैं, ये देखने में हेल्प करता है ये हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल ये लास्ट है हमारा, है ना, ये 12वां नंबर था, ये लास्ट है। जो टेक्निक्स हम लोगों ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था ना, वो टेक्निक, ये 12वां टेक्निक है, लास्ट टेक्निक है। क्वालिटी कंट्रोल, नाम से ही पता चलता है क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा? अगर मैं बोलूं कि ये पेन अच्छी है, ये पेन अच्छी है, अच्छी कैसे पता चलेगी अच्छी है कि नहीं है? तो भाई ऑफ कोर्स इसका कुछ रैंक दो। अगर मैं बोलूं दोनों में से कौन अच्छा है, बताओ दोनों में से कौन अच्छा है, कैसे पता? दाम से तो नहीं पता चलेगा, जो लिखने में अच्छा लगे वो अच्छा है। ठीक है, तो मैंने नंबरिंग दे दिया कि भाई 10 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 4, 10 आउट ऑफ 9, 10 आउट ऑफ 7, जो भी हो। तो मैंने जब भी रैंकिंग दी तो रैंकिंग के आधार पर आपको पता चल गया कि हाँ कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। ये रैंकिंग किस आधार पर मिलेगा? एक स्टैंडर्ड्स के आधार पर। तो क्वालिटी आप कैसे चेक करोगे? स्टैंडर्ड के आधार पर। तो आप ना सिंपल सी भाषा समझो, आप लोग ना पियोगे लेज, जैसे कि अगर मेरे पास ये बिस्लरी की बोतल है, ओरिजिनल वाली बिस्लरी, डुप्लीकेट वाली नहीं। तो ये बिस्लरी की बोतल है। अब सिंपल सी बात है, बिस्लरी की जितने भी बोतल्स का मैं पानी पीऊंगा सब सेम टेस्ट देगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। लेस का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट ले लो, जब भी आप उनको उठा के खाओगे ना, वो एक उठा लो इस दुकान से, दूसरे उठा लो उस दुकान से, तीसरे उठा लो किसी और दुकान से, सब में टेस्ट सिमिलर होगा। अगर फ्लेवर सेम लिया है तो सब में सेम टेस्ट होगा, कोई टेस्ट बदलेगा नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। उन्होंने एक ही क्वालिटी का बनाया है, क्वालिटी नहीं बदला है उसमें, ठीक है ना, फ्लेवर की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया? की पॉइंट क्या हो गया? तो रिड्यूस करना है रीवर्क एंड रिजेक्शंस को देखना है, इनहांस करना है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, इनहांस होता है, प्रूव करना है, इंप्रूव करना है प्रोसेस इफिशिएंसी को, और अप्लाई करना है कंट्रोल चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिक क्वालिटी को। ठीक है, क्लियर है यहां पर सब चीजें? तो आई होप सो जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं ये सब के सब आपका क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी से। ये 12 के 12 में डिस्कस कर लिया अभी आपके सामने। फिर इसकी मॉक टेस्ट भी होगी नेक्स्ट सेशन में। रूटीन तो है आपके पास गिवन, ठीक है ना? तो इसकी नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी होगी नेक्स्ट सेशन में, तो उसको ध्यान रखना है। एनीवन, किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सब चीज? चलो बहुत बढ़िया। सर आपके वीडियो देखने पर समझ आ जाता है बट पीडीएफ से रागिनी का कहना है कि सर आपके वीडियोस को समझ में आ जाता है, पीडीएफ से दिक्कत होता है। ऑफकोर्स पीडीएफ में, देखो पीडीएफ में चीजें लिखी होती है और मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, तो ऑफकोर्स एक्सप्लेन, तो पहले बार वीडियोस लेक्चर को देख लो, आफ्टर दैट पीडीएफ देखना, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? आज का सेशन बहुत लंबा हो गया। कोई नहीं भाई, मुझे नहीं लंबी लगती, तो आपको क्यों लग रही है? बिंदास होकर पढ़ो। छोटा या लंबा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर द सेमी वेरिएबल और अ फिक्स्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो एक तरह का, उस पर डिपेंड अपॉन है कि कौन किसको किसको मैंने लिया है। ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव में दो तरह के लोग होते हैं, तो वो फिक्स्ड भी है और सेमी भी है, दोनों में है, वो कभी भी एक में नहीं आ सकता। सर एक सर कॉस्ट अकाउंटिंग में और भी कुछ दिया हुआ है सिलेबस में, जो जो रिक्वायरमेंट है प्रीति, वो सब चीजें हमने कवर कर ली ऑलमोस्ट। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट लगती है वो मैं सब पढ़ाता हूँ, उसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है ना? सर एक बार फ्लेक्सिबल को फिक्स समझा दीजिए। फ्लेक्सिबल मतलब जो समय के अकॉर्डिंग में बदलता है, एज पर द नीड, एज पर द चेंजेस। सिंपल वो सुनो, जैसी देश वैसा भेष, सुना है ना? दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लंबा था बट बोर नहीं हुए, समझ भी, चलो ठीक है, समझ में भी आया, लंबा था लेकिन बोर नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। ओके, रागनी गुड़िया का कहना है कि सर बोरिंग नहीं लगा, लंबा था लेकिन मजा आया। चलो बहुत अच्छे, चलो प्रॉपर स्टडी करो, ठीक है, अच्छे तरीके से। और कोई डाउट्स होगा डेफिनेटली अच्छे से नोट डाउन रखो, और नेक्स्ट सेशन में इसका मॉक टेस्ट होगा, उसको भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।